अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हैत की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। वो कब्रिस्तान ज़्यादा बड़ा नहीं था और एक टीले पर आबाद था। गोरकन खैरदीन का कमरा इसी कब्रिस्तान के एक हिस्से में बना हुआ था जहाँ वो तनख्वाह रहता था। इसके बीवी बच्चे वगैरह नहीं थे। खैरदीन उर्फ खैरू की ही एक सनसनीखेज इत्तला पर हम आज रात कब्रिस्तान पहुँचे थे। इसके मुताबिक गुज़िश्ता चंद रोज़ से कब्रिस्तान में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आ रहा था। ये वाक़या सुनाते हुए वो खासा सहमा हुआ भी दिखाई देता था, जिसका यही मतलब था कि इस वाक़ये ने खैरदीन के जहन को बुरी तरह मुतासिर किया था। खैरू ने थाने आकर मुझे बताया था कि आधी रात के बाद चाची वज़ीरा की कब्र पर कोई बुर्का पोश आती है। वो कब्र की पायती खामोश खड़ी रहती है और कुछ देर बाद इसी खामोशी से वापस चली जाती है। वज़ीरा चाची की तदफीन एक हफ्ते पहले हुई थी। वो इसी कस्बे की रहने वाली एक बेसहारा औरत थी। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। किसी बुर्का पोश औरत का आधी रात के बाद इसकी कब्र पर हाजिरी देना समझ में आने वाली बात नहीं थी। लिहाजा खैरू को तशवीश हुई और वो अपने जहन का बोझ हल्का करने के लिए मेरे पास थाने चला आया था। मैंने इसकी कहानी बड़ी तवज्जो से सुनी और आज हवलदार के साथ इधर आ गया था ताकि इस राज पर से पर्दा उठाया जा सके। इस कब्रिस्तान में दाखिले के लिए 3 रास्ते थे। एक हमारे कस्बे की तरफ से सीधा कब्रिस्तान को जाता था और दूसरा रास्ता मगरबी सिमत में वाक़े फजलाबाद नामी गांव की जानिब से आता था। ताहम मज़कूरा गांव कब्रिस्तान से 5 मील के फासले पर था। तीसरा रास्ता शुमाल की तरफ से आता था। कब्रिस्तान से थोड़ी दूर लगभग 1.5 मील के फासले पर इस तरफ एक नहर वाक़े थी, जिसके दूसरे किनारे पर मौज़ा नजीबपुरा वाक़े था। कब्रिस्तान के शुमाल में रेलवे लाइन थी जो तकरीबन कब्रिस्तान को छूकर गुजरती थी। इस रेलवे लाइन के मुतवाज़ी चंद गज के फासले से मेन रोड गुजरती थी। ये तफसील बताने का मकसद ये है कि कब्रिस्तान और इसका महल वक़ू आपके जहन में नक्श हो जाए। हमारा कस्बा बख्तनगर कब्रिस्तान के जुनूब में आबाद था। यह कब्रिस्तान दर हकीकत इसी कस्बे से मुतालिक था। लिहाजा कभी उम्मीद और इम्कान इस बात का था कि वो बुर्कापोश औरत बख्तनगर ही की रहने वाली थी, वरना फजल आबाद या नजीबपुरा से आधी रात के बाद किसी औरत का कब्रिस्तान पहुंचना समझ में नहीं आता था। मैं हवलदार के साथ गोरकन के कमरे में आ गया और अपने लिबास को झाड़ते हुए झुंझुलाहट भरे लहजे में कहा, खैरू, तुम्हारी वो बुरके वाली तो नहीं आई? लेकिन इस वक्त हम सादा लिबास में थे और ऐसे इंतज़ाम के साथ कब्रिस्तान आए थे कि अगर कोई अफरा तफरी की सूरत हाल भी पेश आ जाए तो हमें इससे निपटाव में कोई दिक्कत ना आए। सर्विस रिवॉल्वर भी तैयार हालत में मेरे पास था। मैंने मजीद कहा कि लेकिन बारिश आ गई। खैरू गोरकन ने मेरी झुंझुलाहट के जवाब में कहा, थानेदार जी, वो ज़रूर आएगी। तुम इतने वसूख से तो यूँ कह रहे हो जैसे वो तुमसे वादा करके गई हो। बात वादे की नहीं जी, खैरू ने पलकें झपकाईं। पिछली जुमेरात से अब तक उसने एक नगा भी नहीं किया और आज भी जुमेरात है। मुझे यकीन है कि वो आज भी वज़ीरा की कब्र पर ज़रूर पहुंचेगी। हो सकता है कि बारिश की वजह से रुक गई हो। गोरगन के कमरे में इस वक्त मरियल रोशनी वाली एक लालटेन जल रही थी। लालटेन की मलगजी रोशनी कमरे की तारीकी को पूरी तरह निगलने में कामयाब तो नहीं थी, ताहम फिर भी अच्छा खासा गुजारा हो रहा था। इस कमरे की वाहिद खिड़की कब्रिस्तान की जानिब खुलती थी, यानी कब्रिस्तान के इस हिस्से की सिमत जिधर चाची वज़ीरा की कब्र वाक़े थी। खिड़की में से वो कब्र और उसका आसपास वजाहत से नजर आता था। मैं मज़कूरा खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। खैरू का दावा था कि उसने पिछली जुमेरात से गुज़िश्ता रात तक इस बुर्कापोश औरत को बड़ी बाकायदगी के साथ वज़ीरा की कब्र पर आते देखा था। वज़ीरा चाची को गुज़िश्ता जुमेरात को असर और मगरिब के दरमियान लहद में उतारा गया था और इसी रोज़ आधी रात के बाद वो बुर्कापोश पुरस्रार औरत पहली मर्तबा कब्रिस्तान के अंदर दिखाई दी थी। और सच्ची बात तो यह है कि खैरदीन इसे वज़ीरा चाची की कब्र के नज़दीक खड़े देखकर खौफज़दा हो गया था। इस रात वो अपने कमरे से निकलने की हिम्मत नहीं कर सका था। आने वाली 2 रातों को भी ये वाक़या तवातुर से पेश आया तो उसने जी कड़ा करके कमरे से निकलने का फैसला कर लिया। वज़ीरा की कब्र की तरफ जाते हुए उसने 2 कुदाल अपने हाथ में ले ली, जो कब्रों की खुदाई में काम आती थी। ये इसके अंदर का खौफ था।
बहरहाल वो मोहतात कदमों से चलता हुआ जरा तवील चक्कर काट कर इस बुर्का पोश औरत के अकब में पहुंच गया और वहीं खड़े खड़े ललकार कर उससे इस्तफसार किया, ए बीबी, कौन हो तुम और इस वक्त कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? खैरदीन को अपनी आवाज में एक वाज़े लर्जिश महसूस हुई। दूसरी जानिब जब कामिल खामोशी रही तो उसने कदरे सख्त लहजे में पूछा, तुम वजीरा की क्या लगती हो और आधी रात के बाद कब्रिस्तान में क्यों आई हो? मेरी बात का जवाब दो वरना। खैरदीन ने वरना पर जुमला अधूरा छोड़ दिया, लेकिन इस बुर्के के अंदर बदस्तूर खामोशी रही। इस पुरअसरार सन्नाटे ने खैरदीन के खौफ को बढ़ा दिया। बजाय इसके कि वो आगे बढ़कर इस बुर्का पोश से मजीद इस्तफसार करता, उसने कदम कदम पीछे खिसकना शुरू कर दिया। उसके जहन ने समझाया कि ये कोई औरत नहीं बल्कि इस बुर्के की आड़ में कोई बहुत बड़ी आफत छुपी हुई है, इसलिए उसे बड़ी शराफत के साथ अपने कमरे में चले जाना चाहिए। कोई औरत तने तनहा इतनी रात को कब्रिस्तान में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकती। ये यकीनन कोई और चक्कर है, पुरअसरार और मावराई चक्कर। वो अपने कमरे में पहुंचा और दुबक कर बिस्तर में सो गया। अगले रोज उसने थाने आकर मुझे इस अजीब व गरीब औरत के बारे में बताया तो मुझे यकीन न आया। मैंने खैरदीन को मशवरा दिया कि वो अपने अंदर थोड़ी हौसला पैदा कर ले और आइंदा अगर वो औरत कब्रिस्तान में दिखाई दे तो उसका ताक़ुब करने की कोशिश करे ताकि ये मालूम हो सके कि वो कहाँ से आती है। पता नहीं मेरी बात खैरदीन की समझ में आई कि नहीं, ताहम वो अपने चेहरे पर उलझन का जाल सजाए वापस चला गया। सच्ची बात तो यह है कि मुझे खैरदीन की कहानी पर यकीन नहीं आया था। मैंने इसीलिए इसे टाल दिया था। अव्वल तो ये कि चाची वजीरा का दूर या नज़दीक का कोई अजीज रिश्तेदार नहीं था। वो एक तवील अरसे से बेवगी की जिंदगी गुजार रही थी और इसी बेवगी के अजाब ने बिलाखिर उसकी जिंदगी खत्म कर दी। इसकी कब्र पर आधी रात के बाद किसी बुर्का पोश औरत का बाकायदा आना एक गैर मंतकी और नाकाबिल यकीन बात थी। मेरे ख्याल में गोरखन खैरू ने कोई भयानक ख्वाब देखा था। यह ख्वाब खुली आंखों का भी हो सकता था और बंद आंखों का भी। 2 रोज बाद खैरू एक मरतबा फिर मेरे पास आया। इस वक्त इसकी घबराहट दीदनी थी। उसने बड़े सरासीमा अंदाज में मुझे बताया, थानेदार साहब, मैंने आपकी हिदायत पर अमल किया है, लेकिन उसने जुमला अधूरा छोड़ा और वहशत भरी नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने जल्दी से पूछा, लेकिन क्या खैरदीन? मुझे तो जनाब ये कोई और ही मामला लगता है, उसने कहा। वो न बोलती है और न ही काबू आती है। मैं इसके सामने बेबस होकर रह जाता हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस बुर्के के अंदर कोई पुरअसरार हस्ती छुपी हुई है, कोई रूह। इसकी ज़हनी हालत को देखकर मुझे सख्त अफसोस हुआ था। इसका चेहरा ज़हनी परेशानी का खम्मास था। हरकत व सकनात से भी खौफजदगी झलकती थी। मैं समझ गया कि इस बुर्कापोश औरत के हवाले से वो किसी गहरे वहम में मुब्तला हो चुका था। मैं किसी रूह की ऐसी सरगर्मियों पर यकीन नहीं कर सकता था। इसका खौफ दूर करने की खातिर मैंने बड़े नर्म लहजे में पूछा, तुमने मेरी हिदायत पर इसका ताक़ुब किया तो क्या नताइज बरामद हुए? मैं दोनों मर्तबा इस कोशिश में नाकाम हो गया। वो थूक निकलते हुए बोला, पहली बार मैंने जैसे ही इसे वजीरा की कब्र के पास खड़े देखा, मैं दबे कदमों अपने कमरे से निकल आया और फिर वो गायब हो गई। कहाँ गायब हो गई? मैंने उसकी आंखों में झांका। पता नहीं जी, वो कहाँ चली गई? वो हवनकों की मानिंद गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने कमरे से बाहर आने के बाद जैसे ही वजीरा की कब्र की जानिब निगाह की, वो वहाँ नहीं थी। मुझे बड़ी हैरत हुई। एक लम्हे में वो कहाँ चली गई? मैंने उसकी तलाश में सारा कब्रिस्तान छान मारा, लेकिन यूं लगता था इसे ज़मीन ने गायब कर दिया है या आसमान ने खा लिया है। इतना कहकर वो खामोश हुआ और फिर बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला, जनाब, दूसरी मर्तबा मैंने एक तरकीब आजमाई। मैं इसकी आमद के वक्त से तो वाकिफ हो ही गया था। वो अमूमन आधी रात के बाद ही आती थी। मैं इससे काफ़ी देर पहले झाड़ियों के एक झुंड में जाकर छुप गया। वो झाड़ियाँ वजीरा की कब्र के नज़दीक ही हैं और इनके अंदर रहते हुए मज़कूरा कब्र पर निगाह रखी जा सकती है। वो एक लम्हे को रुका और फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, वो बुर्कापोश औरत अपने मखसूस वक्त पर वहाँ पहुँच गई। मैं बड़ी तवज्जो और दिलचस्पी से उसे देखता रहा। वो 20-25 मिनट तक कब्र की पायती खामोश खड़ी रही। फिर जब वो जाने के लिए पलटी तो मैं हरकत में आ गया। लेकिन ये क्या? मैंने झाड़ियों से बाहर आने की कोशिश की तो मुझे यूं लगा जैसे मेरे हाथ पांव को किसी ने मजबूत रस्सियों से बांध दिया हो। वो बिल्कुल जुड़कर रह गए थे। मैंने खुद को मुकम्मल बेबस महसूस किया। ये कैसे हो सकता है?
میں نے بڑی بے چینی سے اپنے سامنے بیٹھے خیرو کو دیکھا۔ وہ بولا، جناب بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں قطعیت تھی۔ میں خود اس وقت چکرا کر رہ گیا تھا۔ اپنے ہاتھ پاؤں کو ناکارہ پا کر میں نے اس آفت کی پرکالہ کی طرف ڈرتے ڈرتے نگاہ اٹھائی تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ قبرستان اس کے وجود سے خالی تھا۔ میں نے گہری نظر سے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا، خیرو، تم نے ایک ناقابل یقین اور عجیب کہانی سنائی ہے۔ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ جناب، مجھے پورا یقین ہے، وہ خوفزدہ مگر پروثوق لہجے میں بولا۔ وہ عورت یا تو کوئی جادوگرنی ہے یا پھر کوئی روح۔ میں تمہاری دونوں باتوں سے اتفاق نہیں کر سکتا، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ آپ وہاں آ کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو بھی یقین آ جائے گا۔ ہاں، اب مجھے ایک رات قبرستان میں گزارنا ہی ہوگی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تمہاری بیان کردہ کہانی خاصی دلچسپ اور سنسنی خیز ہے، اور اس سے اگلی رات ہم یعنی کہ میں اور حوالدار فیض محمد قبرستان پہنچ گئے تھے۔ نصف شب سے تھوڑا پہلے ہم ان جھاڑیوں میں چھپ گئے جو وزیرہ چاچی کی قبر کے نزدیک تھیں، لیکن بارش نے ہمیں وہاں سے کھدیڑ کر گورکن کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ میں نے کمرے کی واحد کھڑکی سے باہر دور تک دیکھتے ہوئے خیردین سے پوچھا، خیرو، میں تو اب تک کی محنت کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ برقع پوش عورت اور اس کی پراسرار سرگرمیاں تمہارے منتشر ذہن کی پیداوار ہے۔ تم تنہائی کی بے کیف زندگی گزارتے ہوئے کسی دماغی مرض میں مبتلا ہو گئے ہو۔ تمہیں ایک مناسب علاج اور آرام کی ضرورت ہے۔ جناب، آپ مجھ پر جتنی مرضی بے اعتباری کر لیں، لیکن جب آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو میری بات کا یقین آ جائے گا۔ وہ میرے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے برابر مجھے نظر آ رہی ہے، آج بھی وہ ضرور آئے گی۔ لگتا ہے کہ بارش نے کچھ گڑبڑ کر دی ہے، میں نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ خیرو، تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو۔ ایک طرف تم اس برقع پوش کو جادوگرنی اور روح کہتے ہو اور دوسری جانب اس پراسرار ہستی کو بارش کے سامنے مجبور بھی ظاہر کر رہے ہو۔ یہ کیسا تضاد ہے؟ آپ اڑا لیں جی میرا مذاق، جتنا چاہیں اڑا لیں، وہ شاکی لہجے میں بولا۔ میں جانتا ہوں آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا، لیکن جب وہ نظر آئے گی تو آپ اس کے وجود کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن وہ نظر کب آئے گی؟ میں نے جھلاٹ بھرے لہجے میں کہا۔ رات کا 1 بج رہا ہے، کیا ہم یوں ہی بیوقوف بنتے ہوئے ساری رات آنکھوں میں گزار دیں گے؟ حوالدار نے کہا۔ ملک صاحب، وہ تو بھلا ہو بارش کا جو ہمیں اس کمرے تک لے آئی، ورنہ یہ رات ہمیں ان جھاڑیوں میں مچھروں سے کشتی کرتے ہوئے گزارنا پڑتی۔ وہ اگست کا مہینہ تھا، گرمی اپنے عروج پر تھی اور ہر طرف مچھروں کی بھی بہتات تھی۔ تاہم خیردین نے اپنے کمرے میں اپلوں اور کسی خاص لکڑی کو باہم جلا کر ایک دھونی کا بندوبست کر رکھا تھا۔ یہ دھونی دافع مچھر تھی، تاہم دھوئیں کے باعث ہمیں سانس لینے میں دشواری کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے حوالدار کے تبصرے کے جواب میں کہا، بس ہم بارش کے تھمنے کا انتظار کریں گے، اس کے بعد یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، پھر خیردین جانے اور اس کی برقعے والی۔ خیردین کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور مخدوش صحت کا مالک تھا۔ میں جب سے اس قصبے میں تعینات تھا، خیردین سے یہ میرا پہلا واسطہ تھا۔ ویسے اس کے بارے میں سطحی طور پہ میں معلومات رکھتا تھا۔ وہ سال ہر سال سے مذکورہ قبرستان سے وابستہ تھا اور اس سے پہلے اس کا باپ اس قبرستان کا گورکن ہوا کرتا تھا۔ حوالدار بھی میرے نزدیک کھسک آیا اور کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے بولا، ملک صاحب، اس بوندا باندی کے ارادے تو مجھے خاصے خطرناک دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ صبح سے پہلے یہ ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع دے گی۔ تمہاری زبان لاکھ کالی اور کڑوی سہی، مگر میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا، میں نے فیض محمد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اگر مزید آدھے گھنٹے تک اس برقع پوش کے آثار نمودار نہ ہوئے تو میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، چاہے تھانے پہنچتے پہنچتے ہم شرابور ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ جو حکم ملک صاحب، حوالدار فرمانبرداری سے بولا۔ فیض محمد اور خیردین میرے عقب میں رہتے ہوئے پہلو بہ پہلو آن کھڑے ہوئے تھے۔ میری طرح اس وقت وہ بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ ہم سب کا مرکز نگاہ چاچی وزیرہ کی قبر تھی، جو اندھیرا ہونے کے باوجود بھی کم فاصلے کے باعث ہمیں بڑی واضح نظر آ رہی تھی۔ خیرو نے کہا، آپ تو چلے جائیں گے جناب؟ اس کا مخاطب میں تھا۔ آپ کے جانے کے بعد اگر وہ آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ہونا کیا ہے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، وہ تو گزشتہ 1 ہفتے سے ادھر آ رہی ہے، اب تک اس نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو آج کیا بگاڑ لے گی؟ آج تو بارش بھی ہو رہی ہے، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا۔
अगर इसने मेरे कमरे का रुख कर लिया तो? मैंने सवालिया अंदाज में जुमला नामुकम्मल छोड़ा और वहशत भरी नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने इसकी जानिब मुड़ते हुए कहा, खैरदीन, इस ख्याली बुर्कापोश औरत ने तुम्हारे दिल और जहन को बुरी तरह अपनी गिरफ्त में ले रखा है। अफसोस कि मैं फ़िलहाल तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये हो सकता है कि तुम भी हमारे साथ थाने चलो। मैं कल से यहाँ एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगा दूंगा। वो सूरज गुरूब होते ही तुम्हारे पास आ जाया करेगा और दूसरी सुबह यहाँ से रुखसत होगा। जब तक इस बुर्कापोश के हवाले से तुम्हारा जहन और दिल खौफ से खाली नहीं हो जाता, कांस्टेबल रात भर तुम्हारे साथ रहा करेगा। सरेदस्त तुम्हारे मसले का यही मुनासिब हल नज़र आ रहा है। मैं गौरकन खैरू से मुखातिब था कि इसी वक्त मुझे अपने कंधे पर हाथ का मखसूस दबाव महसूस हुआ। मैं तेजी से पलटा। वो हवलदार फैज़ मोहम्मद था, जो हमें महवे गुफ्तगू देखकर खिड़की के करीब चला गया था। मैंने जैसे ही पलट कर देखा, मेरी समाज से इसकी सनसनाती हुई आवाज़ टकराई। वो खिड़की से बाहर एक सिमत उंगली से इशारा करते हुए कह रहा था, मलिक साहब, वो देखें, वो सफ़ेद सी शे क्या है? मेरी निगाह ने इसके इशारे का ताक़ुब किया और सफ़ेद शे पर जाकर टिक गई। सफ़ेद शे मुतहर्रिक थी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मैंने पलक झपकते में अंदाज़ा लगा लिया कि वो कोई इंसान था, जो सरापा किसी सफ़ेद पोशाक में मलबूस था। अगले ही लम्हे मेरे कानों में खैरदीन की सरसराती हुई आवाज़ पहुँची, यही है वो बुर्कापोश। मैंने कहा था ना, वो ज़रूर आएगी थानेदार जी, वो आ गई। मैं पूरी तवज्जो से उस पर नज़रें गाड़े खड़ा रहा। वो जो कोई भी था, बड़े मोहतात कदमों से वज़ीरा चाची की कब्र की सिमत बढ़ रहा था। उसके दाखिली ज़ाविये से मैंने अंदाज़ा कायम किया कि वो फैसलाबाद की तरफ से कब्रिस्तान में दाखिल हुआ था। और ये और भी हैरानकुन बात थी, क्योंकि इस जानिब 5 मील तक कोई आबादी नहीं थी। फैसलाबाद का इलाका 5 मील के बाद शुरू होता था। नज़र जमाने का एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मैंने फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया कि इस पुरअसरार हस्ती ने टोपी वाला सफ़ेद बुर्का पहन रखा था, जिसे शटलकॉक कहा जाता था। मज़कूरा बुर्के की हामिल वाकई चाची वज़ीरा की कब्र की पायती पहुँचकर रुक गई। इतने फासले से यह अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था कि इस वक्त वो खामोश थी या नहीं। खैरदीन ने हिजानी लहजे में कहा, वो 20-25 मिनट तक यूं ही खामोश खड़ी रहेगी, इसके बाद वापस चली जाएगी। आज वो वापस नहीं जा सकेगी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, हम तुम्हारी आंखों के सामने उसका बुर्का उतारेंगे और मुझे यकीन है कि तुम्हारे हाथ पाँव में रस्सियां भी नहीं बंधेंगी। फिर मैं हवलदार की जानिब मुतवज्जा हो गया। फैज़ मोहम्मद, तुम कब्रिस्तान की बाउंड्री के साथ फैसलाबाद के रुख पर हरकत करोगे। फिर वहां पहुंच जाओगे जहां कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होने का रास्ता है। इधर से तुम मोहतात कदमों से चलते हुए वज़ीरा की कब्र की तरफ पेशकदमी करना और चंद गज के फासले पर रुक जाना। मुझे उम्मीद है ये जिस रास्ते से कब्रिस्तान में दाखिल हुई है, इधर ही से वापस भी जाएगी। मैं सांस लेने की खातिर थोड़ी देर रुका और फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं झाड़ियों वाली सिमत से इसकी तरफ बढ़ता हूँ। इस तरफ का सारा इलाका मैं कवर कर लूँगा और अगर वो आमद के रास्ते से फरार होने की कोशिश करे तो तुम इसे दबोच लेना। फिर मैंने खैरदीन की तरफ देखते हुए कहा, इस बात के इम्कान ना होने के बराबर हैं कि वो बख्त नगर का रुख करे। बिलफर्ज मुहाल अगर इसने ऐसी कोई कोशिश की तो तुम हिम्मत से काम लेना और उसको पकड़ लेना, ठीक है? मैं इसको पकड़ लूँ? हाँ, मैंने यही कहा है। मैंने ताकीदी अंदाज इख्तियार किया। वो तुम्हें खा नहीं जाएगी। वैसे मुझे यकीन है कि मैं अकेला ही इसे काबू कर लूँगा। बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत का मुजाहरा करना होगा। ठीक 1 मिनट बाद हम गोरकन खैरू को उसके कमरे में शीशोपंज में मुब्तला छोड़कर बाहर निकल आए। फिर अपनी अपनी राह पर हो लिए। थोड़ी देर पहले शुरू होने वाली बूंदाबांदी का सिलसिला अभी तक जारी था। मैं रेलवे लाइन वाली सिमत में कब्रिस्तान का किनारा पकड़कर इन झाड़ियों में पहुंच गया, जहां बारिश शुरू होने से पहले हमने पनाह ले रखी थी। ये फासला मैंने बमुश्किल 3 मिनट में तय कर लिया था। खैरदीन ने बताया था कि वो बुर्कापोश पुरअसरार औरत 20-25 मिनट तक वज़ीरा की कब्र की पायती खड़ी रहती है। इस हिसाब से अभी अच्छा खासा वक्त तो बाकी था। मैंने थोड़ी देर झाड़ियों में रुककर उसका जायज़ा लेने का फैसला किया। मज़कूरा झाड़ियों से वज़ीरा की कब्र का फासला बहुत कम था। बुर्कापोश औरत संगमरमर के किसी बुत की मानिंद खामोश और साकित खड़ी थी। शटलकॉक बुर्के के अंदर उसके जिस्मानी खुतूत की नाप तोल मुमकिन नहीं थी।
इस घेरदार वसी और अरीज बुर्के ने सरतापा उसे एक इसरार में बदल दिया था। ताहम ये अंदाज़ा लगाने में मुझे किसी भी दिक्कत का सामना नहीं हुआ कि वो एक कदावर औरत थी। इसका कद किसी भी तौर पर 5 फीट 8 इंच से कम नहीं था। मैं लगभग 10 मिनट तक तनकीदी नज़र से उसका जायज़ा लेता रहा। जब वो टस से मस न हुई तो मुझे एक बेनाम सी कोफ्त होने लगी। मुसलसल जारी बूंदाबांदी ने मेरे लिबास को पूरी तरह भिगो दिया था। मैंने झाड़ियों को विदा कहने का फैसला किया और अगले ही लम्हे में झाड़ियों से बाहर था। मैं बगैर आवाज़ पैदा किए आहिस्तगी से उसके अक़ब में पेशकदमी करने लगा। मेरा ख्याल था कि वो मेरी पेशकदमी से आगाह हो जाएगी, क्योंकि हजार एहतियात के बावजूद भी कदमों की जुम्बिशों से एक मखसूस आहट पैदा हो रही थी। इसका एक सबब तो रात का सन्नाटा और दूसरी वजह वो बूंदाबांदी थी जिसने कब्रिस्तान की ज़मीन को कीचड़ ज़दा बना दिया था। मगर मेरा यह ख्याल गलत साबित हो गया। बुर्का पोश को मुतलिक एहसास न हुआ और मैं इससे महज 5 फीट 5 गज के फासले पर अक़ब में पहुंच गया। उसका सुकूत और इन्हमाक देखकर मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि वो इस वक्त ज़िक्र ख़फ़ी में मसरूफ़ थी। ये ज़िक्र नूरी भी हो सकता था और नारी भी, रहमानी भी हो सकता था और शैतानी भी। जहाँ तक मेरा इल्म और तजुर्बा काम करता था, उसके मुताबिक किसी भी गंदे ये शैतानी अमल के लिए बाबा से बुलंद या कम से कम बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में पढ़ाई की जाती है। बुर्का पोश की खामोशी और सुकूत से साबित होता था कि वो दिल ही दिल में वहाँ मदफून चाची वज़ीरा की बख्शिश और निजात के लिए किसी किस्म की कोई दुआ वगैरह पढ़ रही होगी। ऐसा सोचना तो बेजा था। ताहम इस सोच के साथ ही 2 बड़ी उलझनें सवालिया सूरत इख्तियार करके सामने आन खड़ी हुई थीं। नंबर 1, ये बैठे बिठाए चाची वज़ीरा की इतनी हमदर्द और खैरख़्वाह कहाँ से नमूदार हो गई थी। वज़ीरा का ताल्लुक बख्तनगर से था और सब लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि इस दुनिया में उसका कोई करीबी नहीं। और फिर ये बुर्का पोश फैज़लाबाद की तरफ से वारिद हुई थी। नंबर 2, अगर यही फ़र्ज़ कर ही लिया जाता कि वो चाची वज़ीरा की कोई भी खैरख़्वाह है, तो भी आधी रात के बाद एक मखसूस वक्त पर उसकी कब्र पर हाज़िरी देने की क्या तुक बनती थी। ये तुक आज तक और भी बेतुकी हो गई थी कि बरसती बारिश में भी उसने नाग़न नहीं किया था। पता नहीं उसका मखसूस वक्त पूरा हो गया था या उसने मुकर्ररा वक्त से पहले ही अपना अमल ख़त्म कर दिया था। वो जाने के लिए पलटी तो मैंने रिवॉल्वर निकाल लिया और धमकी आमेज़ आवाज़ में कहा, रुक जाओ वरना भेजे में गोली उतार दूंगा। वो ठिठक कर रुक गई। इस वक्त मेरी जानिब उसकी पुश्त थी और न ही चेहरा, बल्कि वो पहलू के बल खड़ी थी। उसका रुख फजलाबाद की सिमत था। रुकने के बाद बड़े इज़्तिरारी अंदाज में उसने मेरी जानिब गर्दन मोड़ी, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोली। मैंने रिवॉल्वर वाले हाथ को उसकी आंखों के सामने लहराते हुए सख्त लहजे में कहा, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है। मैं इस इलाके का थानेदार हूँ और तुम्हारी एक झलक देखने के लिए यहाँ आया हूँ। चेहरे से बुर्का उठा दो। मैं वसूख से कुछ नहीं कह सकता कि इन लम्हात में उसके चेहरे पर किस किस्म के तासुरात होंगे। उसका चेहरा जालीदार टोपी के अक़ब में छुपा हुआ था, जहाँ तक मेरी निगाह की रिसाई मुमकिन नहीं थी। अलबत्ता ये बात यकीनी थी कि वो इस तह दरते नकाब के पीछे से मुझे ज़रूर देख रही होगी और मेरे हाथ में मौजूद रिवॉल्वर भी उसकी निगाह से पोशीदा नहीं रहा होगा। मेरी धमकी और मुतालबे के नतीजे में उसने जब मुसलसल खामोशी इख्तियार किए रखी तो मैंने सफ़ाकी से कहा, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने गिनती ख़त्म होने से पहले मुझे अपना चेहरा ना दिखाया तो मैं गोली चला दूंगा, ये सोचे बगैर कि इस गोली से तुम महज ज़ख्मी होती हो या जान से जाती हो। अब तुम्हारी बर्बादी और सलामती तुम्हारे हाथ में है। ये मेरी एक चाल थी। मैं इस पर फायर करने का इरादा नहीं रखता था। अगर इसकी जगह मुझे किसी मर्द को छापना होता तो मैं ये 1, 2, 3 के तकल्लुफ़ात में न पड़ता और जिन जफ़ा डालकर उसे काबू कर लेता। लेकिन औरत के मामले में बहुत मोहतात रहना पड़ता है। ये मैंने अपना ज़ाती उसूल बयान किया है, वरना बहुत से पुलिस वाले इन तकल्लुफ़ात में नहीं पड़ते और मर्द-ओ-ज़न को एक ही लाठी से हाँकते हैं। मैंने बुर्का पोश औरत को धमकी देते ही गिनती भी शुरू कर दी थी। 1 के बाद 2 की बारी आई और फिर इससे पहले कि मैं अपनी ज़बान से 3 का हिंसा अदा करता, उसने एक अजीब हरकत की। उसने कदरे झुककर बुर्के के घेर को थाम लिया। मैं यही समझा कि वो बुर्का उठाकर मुझे अपना चेहरा दिखाने वाली है, मगर अगले ही लम्हे मेरा अंदाज़ा गलत हो गया। उसने बुर्के को थामते ही एक जानिब दौड़ लगा दी। ये वही सिमत थी
5 मील दूर जिस तरफ फजलाबाद आबाद था। मैं ललकारते हुए उसके पीछे लपका, रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। उसने फायरिंग की परवाह नहीं की और बड़ी फुर्ती से दौड़ती चली गई। उसकी मुस्तैदी ने मुझे हैरत ज़दा कर दिया। एक औरत ज़ात से ऐसी चौबंदी की तवक्को नहीं की जा सकती थी। मेरी धमकी का जब उस पर मुतलिक असर न हुआ तो मैंने हवाई फायर कर दिया। इधर मेरे रिवॉल्वर से गोली निकली, इधर वो मुर्दा छिपकली की मानिंद कब्रिस्तान की जमीन पर गिरी। मैं यही समझा कि शायद मेरी फायरिंग ने उसकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया, मगर ये कैसे मुमकिन था? मेरी फायरिंग का जाविया उसके लिए कतन मोहलिक नहीं था। मेरे रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली उसकी मिजाज पुरसी की हिम्मत नहीं कर सकती थी। वो बेहिस हरकत पड़ी थी। मैं उसके करीब आ गया और उकड़ू बैठकर उसका जायजा लेने लगा। इसी लम्हे हवलदार फैज मोहम्मद भी सामने आ गया। फायर की आवाज ने उसे तशवीश में मुब्तला कर दिया था। फिर जमीन पर पड़ी इस बुरकापोश को देखकर उसकी तशवीश में कई गुना इजाफा हो गया। मलिक साहब, लगता है कि आपने उसका काम पूरा कर दिया। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। मैंने बड़े बसूक से कहा, ये खुद ही उलझ कर गिरी है, इसे गोली नहीं लग सकती। मैंने हवाई फायर किया था। अगर ये फायरिंग की जद में आई होती तो अब तक इसके जिस्म के मुतासिरा हिस्से से खून जारी हो चुका होता। कहते तो आप ठीक हैं, हवलदार ने तायदी अंदाज में कहा। मेरे ख्याल में ये फायर की दहशत से बेहोश हो गई है। खैर, ये ऐसी कमजोर दिल भी नहीं। मैंने जमीन पर पड़ी इस बुर्कापोश औरत को बगौर देखते हुए कहा। अगर यही बात होती तो फिर वो आधी रात के बाद तने तनहा इस कब्रिस्तान में कदम रखने का ख्याल भी दिल में न लाती। बहरहाल मैं एक लम्हे के लिए रुका और फिर तहकमान अंदाज में हवलदार से कहा, तुम इसके चेहरे से बुर्का हटाओ, जरा पता तो चले कि ये आखिर है कौन। हवलदार ने फौरन मेरे हुक्म की तामील की और अगले ही लम्हे हम दोनों शुशदर एक दूसरे को देख रहे थे। बुरके की ओट में से कोई औरत नहीं बल्कि एक मर्द का चेहरा बरामद हुआ था। इस इंकिशाफ के बाद कि वो कोई बहरूपिया था और बुर्का ओढ़कर इस कब्रिस्तान में कोई खुफिया सरगर्मी जारी रखे हुए था, मैं फौरी तौर पर एक्शन में आ गया। फिर मेरी हिदायत पर हवलदार फैज मोहम्मद ने उसका बुर्का पूरी तरह उतार फेंका। इसके कद्दो कामत को देखकर मुझे हल्का सा शुबा तो हुआ था, ताहम इस वक्त मेरा जहन ये अंदाजा लगाने से कासिर रहा था कि इस घेरदार शटलकॉक बुर्के के अंदर औरत की बजाय कोई मर्द छुपा होगा। सफेद बुर्के के अंदर से बरामद होने वाला वो शख्स कब्रिस्तान की जमीन पर बेहोश पड़ा था। फिर अगले ही लम्हे इसकी बेहोशी का सबब भी मेरी समझ में आ गया। वो जिस जगह गिरा था वहां एक पुख्ता कब्र मौजूद थी। भागते हुए किसी वजह से उसका पांव रिपट गया होगा और अगलब इम्कान यही था कि गिरते वक्त उसका सर पुख्ता कब्र के किनारे से टकराया होगा। खोपड़ी पर लगने वाली इस शदीद चोट ने उसे दुनिया और माफिया से बेखबर कर दिया था। मैंने चंद लम्हात में इस बुर्कापोश जमीन पोश बेहोश शख्स का जायजा लिया। उसकी उम्र 25 से ज्यादा नहीं रही होगी। कद 5 फीट 8 इंच के करीब, मुतनासिब जिस्म और मुनासिब सेहत। पाँव में उसने जनाना चप्पल पहन रखी थी जो यकीनन दूसरों को धोखा देने के लिए थी। इसके बाकी जिस्म को तो वसी और इस बुर्के ने ढांप रखा था। आ जाकर पाँव ही बचते थे जिनसे उसे पकड़ा जा सकता था और उसने जनाना चप्पल के जरिए अपनी इस मर्दाना शनाख्त को भी खत्म कर दिया था। उसके बदन पर बड़ा सादा लिबास था, कोरे लट्ठे की शलवार और काटन का कलियों वाला कुर्ता। इस दौरान में गोरकन खैरदीन भी जाए वकुआ पर पहुंच गया। मस्कूरा बुर्का नशीन पर उसकी निगाह पड़ी तो हैरत से उसकी आंखें फैल गईं। ये मर्द है? वो लुकनतज़दा अंदाज में हकलाया। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, खैरदीन, हमने तुम्हारी बुर्के वाली के साथ कोई ऊंच नीच नहीं की। पता नहीं ये औरत से मर्द कैसे बन गई। बहरहाल जो भी है तुम्हारे सामने है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो आंखें पटपटाते हुए बोला और लालटेन लेकर एक मरतबा फिर इस शख्स की जानिब बढ़ा। मैं तो अब तक इसे कोई पर्देदार बीवी ही समझ रहा था। खैरदीन ने अक्लमंदी का एक काम ये किया था कि कमरे से निकलते वक्त वो लालटेन अपने साथ ले आया था। थोड़ी देर पहले मैंने इस बेहोश शख्स का तफसीली मुआयना किया था। इसमें लालटेन की रोशनी की मदद शामिल हाल रही थी। मैंने कहा, बाकी समझने समझाने के मामलात हम उधर कमरे में जाकर भी तय कर सकते हैं। इधर खड़े रहकर बारिश में भीगना सरासर हिमाकत होगी। इस शख्स के फौरी तिब्बी मायने से मैंने ये यकीन कर लिया था कि वो जिंदा था और उसकी जिंदगी को कोई बड़ा खतरा लाहक नहीं था। मैंने खैरदीन के हाथ से लालटेन ले ली। फिर मेरी हिदायत पर इन दोनों ने बाहमी ताउन से इस बेहोश शख्स को गोरकन के कमरे में पहुंचा दिया। मैंने गोरकन से पूछा, क्या तुम इस बहरूपिये को जानते हो?
उसने नफी में गर्दन हिलाई और बोला, मैंने इसे पहली मर्तबा देखा है और मुझे पूरा यकीन है कि ये बख्त नगर का रहने वाला नहीं। यहाँ के तो मैं बंदे बंदे से वाकिफ हूँ। मलिक साहब, अगर हम इस बदबख्त को होश में ले आए तो ये खुद अपनी जबान से सब कुछ बक देगा। हवलदार ने मशवरतन कहा, फिर इसकी शनाख्त कोई मसला ही नहीं रहेगी। तुम पहले इसे आईनी जेवर पहनाओ। मैंने हवलदार की जानिब देखते हुए कहा, कहीं होश में आने के बाद फिर इसके जहन में मुहिम जुई या फरार का ख्याल न पैदा हो जाए। ये पहले भी ऐसी एक कोशिश कर चुका है और जहाँ तक इसे होश में लाने का ताल्लुक है तो खैरदीन के कमरे में इसका मुकम्मल बंदोबस्त मौजूद है। बात ख़त्म करते ही मैंने कमरे के एक कोने में मौजूद धूनी के इस माखज़ की जानिब इशारा किया जहाँ से मच्छरों को भगाने वाला धुआं उठ रहा था। हवलदार ने मेरी हिदायत पर मज़कूरा शख्स को उल्टी हथकड़ी लगाई, फिर खैरदीन की मदद से इसे डंडा डोली करते हुए कसीले धुएं के माखज़ के करीब पटक दिया। ठीक 5 मिनट बाद उसने कसमसाते हुए आंखें खोल दी। इसके साथ ही इसे शदीद नोयत की खांसी ने अपनी लपेट में ले लिया। कड़वा धुआं भारी मिकदार में उसके फेफड़ों में सरायत कर गया था, जिसके सबब वो खांसी उठी थी। चंद लम्हात में वो खांसते खांसते पूरी तरह होश में आ गया। मेरे इशारे पर इन दोनों ने इसे उठाया और खिड़की वाली दीवार के करीब फर्श पर डाल दिया। मैं लालटेन लेकर उसके करीब बैठ गया और सख्त लहजे में इस्तफसार किया, कौन हो तुम? वो चंद लम्हात तक अजनबी नज़रों से मुझे देखता रहा, फिर उल्टा मुझसे सवाल किया, मैं कौन हूँ? थोड़ी देर पहले तुम एक बुर्का पोश पर्दानशीन औरत थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए ज़हरखंद लहजे में कहा, फिर तुम ठोकर खाकर गिरी, बेहोश हुई और औरत से मर्द बन गई। अब तुम मर्द हो और होश में आ चुके हो। तुम मुझे अपने इलाके की थानेदार को बताओगे कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और वहाँ वजीरा की कब्र के पास खड़े क्या कर रहे थे? सिर्फ आज ही नहीं बल्कि पिछले 1 हफ्ते से तुम्हारा यही वतीरा है। उसके चेहरे पर फिक्र के साए लहराए और वो उलझन ज़दा लहजे में बोला, थाना इंचार्ज, बुर्कापोश, मर्द, औरत, ठोकर, होश, बेहोश, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। उसने दोनों हाथों से अपना सर थामने की कोशिश की, लेकिन उल्टी हथकड़ी ने इसकी इब्तिदाई कोशिश को इब्तिदाई मरहले पर ही नाकाम बना दिया और वो सिर पिटाकर रह गया। हवलदार फैज़ मोहम्मद ने कहा, मलिक साहब, ये कमबख्त याददाश्त खोने का बहाना कर रहा है। करने दो, हमारे पास ऐसे तमाम बहानों का इलाज मौजूद है। मैंने सप्पाकी से कहा, हम इसे अपने साथ थाने लेकर जा रहे हैं। इंशाल्लाह 1 आध घंटे के ट्रीटमेंट से इसे शाफी फ़ायदा होगा। ज़ेरे हिरासत इस शख्स ने हिरासा नज़र से मुझे देखा, लेकिन याददाश्त की गुमशुदगी का तसलसल कायम रखते हुए ड्रामा जारी रखा। पता नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ और आप लोग कौन हैं? मुझसे इस किस्म के सवालात क्यों कर रहे हैं? आप लोग मेरे साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। तुमने बुरे सलूक का नाम सुना है लेकिन देखा नहीं होगा। मैंने जहरीले अंदाज में कहा, मैं तुम्हें देखने का मौका फराहम करूंगा। देखना कैसे पलक झपकते में तुम्हारी गुमशुदा याददाश्त वापस आती है। तुम दुनिया के वो बाखबर शख्स बन जाओगे जो बड़े दावे से कहेगा कि पहले अंडा पैदा हुआ था या मुर्गी। वो खामोश होकर नाकाबिले फहम नज़र से मुझे तकता चला गया। थोड़ी देर बाद हमने गोरकन के ताउन से उसे थाने पहुंचा दिया। बरसती बारिश में हम सब की हालत भीगे मुर्गों जैसी हो गई थी। खैर दिन वापस चला गया तो मैंने हवलदार से कहा, ये बंदा अब तुम्हारे हवाले है। मैं अपने क्वार्टर में जा रहा हूँ। अगर तुम इसकी ज़बां पर पड़ा कुफ्ल खोलने में कामयाब हो जाओ तो मुझे जगा देना, वरना सुबह मुलाकात होगी। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे और मुझे शदीद नींद आ रही थी। बुरके की आड़ में 7 रोज तक गोरकन को दहशत ज़दा करने वाला हमारी गिरफ्त में आ चुका था। मुझे यकीन था कि उसकी ज़बान खुलवाने के लिए हवलदार को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। मेरी बात के जवाब में फैज़ मोहम्मद ने कहा, मलिक साहब, आप इस बंदे की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं और सुकून से अपनी नींद पूरी करें। आपकी दुआ से मैं इसकी याददाश्त को वापस लाने के लिए उल्टा चरखा घुमाने वाला अमल करूंगा। आप जब सुबह तैयार होकर अपनी कुर्सी पर बैठेंगे तो मैं आपके हस्बे मंशा रिपोर्ट पेश करूंगा। मैं मुतमईन होकर अपने क्वार्टर की जानिब बढ़ गया, जो थाने से मुल्हिक अक़बी जानिब वाक़ था। अगरचे पिछले 2-3 घंटे एक अजीब व गरीब कार्रवाई में गुजरे थे, ताहम बिस्तर पर पहुंचते ही मुझे फौरन नींद आ गई। मैं गुज़िश्ता रात कार सरकार के सिलसिले में ठीक तरह सो नहीं पाया था, लिहाजा नींद तो मेरी आंखों में रची बसी थी। इस पर आज की बरसाती कार्रवाई ने इस नींद में शिद्दत का बघार लगा दिया था। फिर दूसरी सुबह मेरी आंख खुली। हवलदार ने बिल्कुल ठीक कहा था,
अगले रोज मैं अपने कमरे में पहुंचा तो उसने बड़ी खुशाइंद रिपोर्ट पेश की। वो जेर हिरासत बंदे की खोपड़ी पर दस्तक देकर इसकी याददाश्त को वापस ला चुका था। वो मेरे कमरे में आया और मसरूर कुन लहजे में बताया, मलिक साहब, मैंने बंदे की बोलती खोल दी है। उसका नाम सलीम है और वो मौजा नजीबपुरा का रहने वाला है, वही गांव जो उधर नहर की दूसरी तरफ वाक़ है। सलीम ने वो टोपी बुर्का वाला सारा ड्रामा किसी साईं जी की हिदायत पर किया है। बता रहा है कि साईं जी ने उसे एक खास वजीफा करने को कहा था जो किसी ताज़ा बनने वाली कब्र की पायती खड़े होकर किया जाता है। वो एक लम्हे को रुका और फिर बोला, ठहरें, मैं इसे आपके पास लेकर आता हूँ, बाकी बातें आप इससे खुद ही पूछ लें। मैंने पुरमाइनी अंदाज में इस्तफसार किया, फैज़ मोहम्मद, इसकी ज़बान खुलवाने के लिए तुमने कहीं ज़्यादा मेहनत तो नहीं की? नहीं मलिक साहब, वो मेरी बात की तह में उतरते हुए मुस्कुराकर बोला, इस बुढ़ापे में मुझसे अब मेहनत कब होती है? फैज़ मोहम्मद एक अधेड़ उम्र शख्स था, लेकिन हस्ब मौका वो अपनी उम्र को घटाता बढ़ाता रहता था। जबकि खुद को बहुत ज़्यादा चाको चौबंद जाहिर करना होता तो कहता, अभी तो मैं जवान हूँ, और जब किसी तरफ से आंख चुराना होती तो मासूम सी सूरत बनाकर कह देता, अब इस बुढ़ापे में मैं क्या करूँगा, जैसा कि उसने अभी कहा था। थोड़ी देर बाद हवलदार फैज़ मोहम्मद सलीम नामी शख्स को लेकर मेरे कमरे में आ गया। इसकी हालत देखकर एक नज़र में मुझे अंदाज़ा हो गया कि हवलदार ने अपने बुढ़ापे में भी अच्छी खासी मेहनत कर डाली थी। फैज़ मोहम्मद इसे मेरे पास छोड़कर चला गया तो मैंने सलीम से कहा, आराम से इधर कुर्सी पर बैठ जाओ। इसके साथ ही मेज़ के सामने रखी कुर्सियों की जानिब इशारा भी कर दिया। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद वो एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। फिर मरियल सी आवाज़ में बोला, थानेदार जी, आप तो बहुत अच्छे हैं। फिर उसने कतन घुमाकर कमरे के दरवाजे की तरफ देखा और शिकायती लहजे में कहा, आपके हवलदार ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है, वो बड़ा जालिम आदमी है जी। मैं हवलदार से भी ज़्यादा जालिम हूँ। मैंने उसके चेहरे पर नज़र गाड़ते हुए सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने मेरे सवालात के जवाब में कोई गड़बड़ करना चाही तो मैं तुम्हारे साथ जो ज्यादती करूँगा उसका अहवाल सुनाने की तुम हिम्मत भी नहीं कर सकोगे। वो शख्स खुर्दा लहजे में बोला, जनाब, मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूँगा। जब सारी बात खुल ही गई है तो फिर कुछ छुपाने का क्या फ़ायदा। मेरी किस्मत ही ख़राब है, हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। अगर आज का सूरज तुलू होने से पहले ही मैं अपने घर पहुंच जाता तो मेरा काम बन जाता, लेकिन उसने जुमला अधूरा छोड़ा और अफसोसनाक अंदाज में गर्दन झटकने लगा। मैं चंद्रमा बगौर उसका जायजा लेता रहा। वो आम सी शक्ल सूरत का मालिक एक 25-26 साला शख्स था, लेकिन इस वक्त वो नाउम्मीदी और मायूसी के तंग हल्के में जकड़ा नजर आता था। मैंने पूछा, मुझे पता चला है कि तुम उधर कब्रिस्तान में कोई खास किस्म का अमल कर रहे थे। जी हाँ, वह उस बात में सर हिलाते हुए बोला, कल इस अमल की आखिरी तारीख थी। अगर मैं रात के अंधेरे ही में वापस अपने घर पहुंच जाता तो मेरा मसला हल हो जाता, मगर पहले तो बारिश ने गड़बड़ की और फिर बाद में आप लोगों ने तो मेरा कबाड़ा ही कर दिया। वो एक मरतबा फिर बड़ी मायूसी से गर्दन हिलाने लगा। तुम अपना कौन सा मसला हल करने के लिए वो अमल कर रहे थे? मैंने कड़े लहजे में इस्तफसार किया। और इस नौइयत का बेहुदा अमल तुम्हें किसने बताया था, जिसके लिए शटलकॉक बुर्का पहनकर हफ्ते भर के लिए आधी रात के बाद एक औरत के भेष में किसी वीरान और सुनसान कब्रिस्तान में वक्त गुजारना पड़े? वो थोड़े तामुल के बाद गोया हुआ, थानेदार साहब, एक हफ्ते का ये वजीफा मुझे साईं जी ने बताया था और बुरके वाला मशवरा भी इन्हीं का था। उन्होंने कहा था कि ये बहुत ज़रूरी है। मैंने इनकी हिदायत पर पूरा अमल किया। उन्होंने मुझे ताकीद की थी कि कब्रिस्तान में दाखिल होने के बाद मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगा। इस तरह अमल के बाद जब तक मैं कब्रिस्तान से बाहर ना आ जाऊँ, ज़बान से एक लफ्ज़ अदा नहीं करूँगा। बुरके का इस्तेमाल भी कब्रिस्तान की हुदूद के अंदर ही करूँगा। चुनाचे वो सांस लेने के लिए थमा और फिर बात जारी रखते हुए बोला, मैं घर से बुर्का साथ लेकर निकलता और कब्रिस्तान में दाखिल होने से पहले इसे पहन लेता। इसी तरह कब्रिस्तान से बाहर निकलने के बाद मैं बुर्का उतार दिया करता था। मैं साईं जी की हिदायत के मुताबिक वो अमल बड़े ठीक ठाक तरीके से कर रहा था। उन्होंने मुझे चंद अल्फाज बताए थे जो कब्रिस्तान में किसी ताज़ा दफन होने वाले मुर्दे की पायती खड़े होकर मुझे पढ़ना थे। वजीफा मुकम्मल होते ही मेरा काम भी हो जाता। मैंने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा दी थी। बस सूरज को तुलू होने से पहले मुझे अपने घर पहुंचना था और यही नहीं हो सका। वो एक मर्तबा झुंझुलाहट आमेज़ अंदाज में खामोश हुआ, फिर मेरी तरफ देखते हुए शिकायती लहजे में बोला, आप लोगों ने वजीफे के आखिरी मरहले पर गड़बड़ मचाकर
میرے کام کا ستیاناش مار دیا۔ کیا آپ ایک آدھ دن کے لیے رک نہیں سکتے تھے؟ سلیم کے استفسار میں زمانے بھر کی شکست خوردگی بھری ہوئی تھی۔ اس کی پریشانی اپنی جگہ، لیکن میں اپنے کام کے پیش نظر اس سے کوئی روح رعایت کے حق میں نہیں تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے برہمی سے کہا، تم ایک آدھ دن رکنے کی بات کر رہے ہو؟ ہم تو پہلے ہی 2-3 دن لیٹ ہو چکے تھے۔ مجھے اسی رات تمہاری گردن دبوچ لینا چاہیے تھی، جب پہلی مرتبہ غور کرنے تھانے آ کر تمہاری شکایت درج کرائی تھی۔ بہرحال میں نے تھوڑا توقف کیا اور پھر اسے کھا جانے والی نظر سے گھورتے ہوئے اضافہ کیا، ابھی تو تمہارے کام کا ستیاناش ہوا ہے۔ اگر تم نے آئندہ 15 سیکنڈ کے اندر مجھے اپنے اس کام کی نوعیت نہ بتائی تو میں تمہیں آنے والے 24 گھنٹے کے لیے حوالدار فیض محمد کے سپرد کر دوں گا، اور پورے اختیارات کے ساتھ۔ پھر وہ تمہارے ساتھ جو سلوک کرے گا، اس سے تمہارا سوا ستیاناش ہو جائے گا۔ تم اپنے رہو گے اور نہ ہی اپنے کام کے۔ میری دھمکی کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ ایک جھرجھری لے کر رہ گیا۔ یہ جھرجھری اس شاندار سلوک کی یاد میں تھی جو گزشتہ رات کے آخری پہر حوالدار نے اس کے ساتھ روا رکھا تھا۔ وہ جھرجھری کے اختتام پر سراسیما لہجے میں بولا، خدا کے واسطے مجھے اس جلاد کے حوالے نہ کریں، آپ جو پوچھیں گے میں بتانے کو تیار ہوں۔ حوالدار کی دہشت نے اس کے دل و دماغ کو اپنی جکڑ میں لے رکھا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے تم سے جو سوال پوچھا تھا ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ تمہاری آسانی کے لیے میں ایک مرتبہ پھر تم سے پوچھتا ہوں کہ تم اپنا کون سا مقصد حاصل کرنے کے لیے ان وظیفوں وغیرہ کے چکر میں پڑے ہو؟ وہ جی یہ ساری گڑبڑ بشریٰ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا، میں اسے اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور پوچھا، یہ بشریٰ کون ہے؟ اس کی کہانی اب کچھ میری سمجھ میں آنے لگی تھی، مگر سلیم کے جواب نے میرے اندازے پر خط تنسیق کھینچ دیا۔ اس نے نہایت ہی گہری سنجیدگی سے بتایا، بشریٰ میری بیوی ہے جناب۔ کیا؟ میں تقریباً اچھل کر رہ گیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں جناب۔ اس کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ کیا تم خود اپنی بیوی کو قابو کرنے کے عملیات وغیرہ کا سہارا لے رہے ہو؟ میں نے تعجب خیز انداز میں استفسار کیا۔ وہ سادگی سے بولا، سائیں جی نے مجھے یقین دلایا تھا کہ اگر میں ان کی ہدایت کے مطابق 1 ہفتے کا عمل پورا کر لوں گا تو بشریٰ میرے پاؤں کی دھول بن جائے گی، پھر وہ میرے سامنے اکڑ نہیں دکھائے گی، ایک کنیز کی طرح میری ہر قسم کی خدمت میں لگی رہے گی، میرے ہر مطالبے پر گردن جھکا دے گی۔ تو تم اپنی بیوی کو کوئی زرخرید لونڈی بنا کر رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا، اور وہ بھی الٹے سیدھے وظائف کے ذریعے؟ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، تھانے دار جی، آپ میری بیوی کو نہیں جانتے، وہ تو مجھے کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ ہماری شادی کو 1 سال ہونے والا ہے اور آج تک اس نے مجھے اپنے قریب نہیں ہونے دیا۔ میں جب بھی قریب ہوتا ہوں تو وہ شور مچاتی ہے، میں اپنی عزت کے ڈر سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ لوگ سنیں گے تو پوچھیں گے کہ ہمارے گھر سے شور کیوں اٹھا؟ میں کیا جواب دوں گا انہیں؟ وہ چند لمحات کے لیے رکا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں نے سائیں جی کو اپنے مسئلے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ بشریٰ پر کسی ہوائی مخلوق کا سایہ ہے، جب تک وہ سایہ اس کی جان نہیں چھوڑے گا یہ تمہیں قریب کیا نزدیک بھی نہیں پھٹکنے دے گی۔ وہ تو اس کی مہربانی ہے کہ شور مچا کر تمہیں دور کر دیتی ہے، ورنہ اگر کبھی زبردستی تم اس کے نزدیک ہوئے تو وہ نادیدہ مخلوق تمہیں ختم کر دے گی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں سائیں جی سے پوچھا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا کہ اس مسئلے کے صرف 2 ہی حل ہیں۔ نمبر 1، بشریٰ سے دستبردار ہو جاؤ، اسے طلاق دے دو، یا پھر اپنے ساتھ اس طرح رکھو کہ کبھی اس کے نزدیک جانے کی غلطی نہ کرو، تم 2 اچھے بہن بھائیوں کی طرح زندگی گزارو گے۔ سائیں جی کی بات سن کر میں تڑپ اٹھا اور احتجاجی لہجے میں کہا، یہ کیسے ممکن ہے جناب؟ بشریٰ میری بہن ہے، میں اسے بہن کیسے سمجھ لوں اور میں اس سے دستبردار کیوں ہو جاؤں؟ سائیں جی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بس تو پھر تم اس نادیدہ سائے سے اپنی گردن توڑوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں محسوس کر رہا ہوں تم بشریٰ کی طرف پیش قدمی سے باز نہیں آؤ گے۔ تم بھی کیا کرو، کیونکہ وہ ہے ہی اتنی خوبصورت اور وہ تمہاری منقوہہ بھی ہے، لیکن تم اس پر کوئی حق نہیں جتا سکو گے۔ اگر ایسا کرو گے تو جان سے جاؤ گے۔ میں نے سائیں جی کی بات سنی اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں اور بشریٰ کے ساتھ نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میرے مسئلے کا آپ نے جو پہلے حل بتایا وہ میرے لیے قابل قبول نہیں۔ دوسرا حل آپ کے نزدیک کیا ہے؟ سائیں جی نے ایک طویل سانس کھینچی اور بولے، علاج۔ تمہارا موجودہ مسئلہ علاج سے بھی حل ہو سکتا ہے۔ میں تمہارے لیے علاج تجویز کروں گا، تمہیں میری ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ علاج میں دیر نہ کریں سائیں جی،
उन्होंने कहा, देर किस बात की, तुम कल ही से वजीफा शुरू कर दो। फिर मैंने इनकी हिदायत को मद्देनजर रखते हुए इस कब्रिस्तान में आना शुरू कर दिया। मेरा वजीफा मुकम्मल हो चुका था, बस आप लोगों ने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। अगर आज सुबह मैं अपने घर में होता तो फिर बुशरा जो है उस खबीस साय से अपनी जान छुड़ा लेती। मुझे रात की तारीकी ही में अपने घर पहुंचना था, मगर जुमला अधूरा छोड़कर वो शिकायती नजर से मुझे देखने लगा। मैं समझ गया साईं ने इसे बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने तंजिया लहजे में सलीम से पूछा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मसला तो तुम्हारी बीवी के साथ था और इलाज तुम्हारा हुआ, ये किस किस्म का इलाज था? तुमने बताया है ना कि ये वजीफा तुम्हारे इलाज के तौर पर तजवीज़ किया गया था। साईं जी ने कहा था कि मेरे वजीफे से बुशरा ठीक हो जाएगी। वो कमज़ोर आवाज़ में बोला, अगर फिर भी कोई कसर बाकी रह जाती तो फिर वो इसका इलाज करेंगे। मैं सलीम की सादगीनुमा हिमाकत पर तिल मिलाकर रह गया और बेख्तियार मेरे मुंह से निकल गया, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे साईं जी ने इस वजीफे के नताइज का इंतज़ार नहीं किया और वो मक्कार शख्स तुम्हारी बेखबरी में बुशरा का इलाज भी कर रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? वो मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे तकने लगा। मुझे खुद भी अपने कहे पर कदरे हैरत हुई। वो अल्फाज बेसाख्ता मेरी ज़बान से अदा हुए थे। मैंने कदरे संभलते हुए उससे पूछा, सलीम, तुम्हारा ये साईं जी कहाँ रहता है? हमारे गांव नजीबपुरा में रहते हैं वो, उसने जवाब दिया। क्या नजीबपुरा में कोई कब्रिस्तान नहीं है जी? वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने पूछा कि फिर तुम इस खुराफात के लिए इस कब्रिस्तान में क्यों नहीं गए? साईं जी ने खास तौर पर हिदायत की थी कि मैं बख्त नगर वाले कब्रिस्तान में वजीरा चाची वाली कब्र पर खड़े होकर वो वजीफा पढ़ूं। मैंने बड़ी मुश्किल से वो कब्र तलाश की थी, लेकिन आपने मेरा काम बिगाड़ दिया। ओए काम बिगाड़ की औलाद, इसकी फजूल तकरार सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। तुम रोजाना आधी रात को घर से निकलते हो, क्या तुम्हारे घर वाले इस बात पर एतराज नहीं करते? मेरे घर में है कौन जो मेरे कहीं आने जाने पर एतराज करेगा? वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, एक बुशरा ही तो है और इसे मुझसे कोई दिलचस्पी ही नहीं। क्या तुम अपनी बीवी के साथ पूरे घर में अकेले रहते हो? मैंने हैरत से कहा, मेरा मतलब है कि तुम दोनों के सिवा इस घर में और कोई भी नहीं? जी, हम दोनों ही इस घर में रहते हैं, उसने बताया। ये तो और भी तशवीश की बात है, मैंने कहा। मेरे ख्याल में नजीबपुरा से बख्त नगर के कब्रिस्तान तक पहुंचने में तुम्हें कम से कम आधा घंटा तो लगता ही होगा। कम और बेश इतना ही वक्त वापसी में भी सिर्फ होता होगा। लगभग आधा घंटा वजीरा चाची की कब्र की पांति खड़े वजीफा पढ़ते रहते हो। इस तरह तुम्हारे घर से गायब रहने का कुल वक्त तकरीबन 1.5 घंटा बन जाता है, और ये 1.5 घंटा भी आधी रात के बाद का। तुम्हारी इस गैर हाजिरी से बुशरा को अकेले घर में डर नहीं लगता? डर किस बात का जी? वो अजीब से अंदाज में बोला, साईं जी हमारे पड़ोसी में तो रहते हैं। फिर उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि बुशरा को कुछ नहीं होगा। वो लम्हे भर को रुका और फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बताने लगा, साईं जी का कहा हुआ एक एक लफ्ज बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। वाकई बुशरा ने एक भी दिन मेरी गैर हाजिरी पर कोई एतराज किया और न ही वापसी पर किसी डर खौफ की शिकायत की। मैं तसव्वुर में उसकी बेवकूफ़ी पर सर पीट कर रह गया और कहा, तुम बुशरा की बेखौफी और एतराज़ न करने को साईं जी का कोई कमाल समझ रहे हो? इसमें क्या शक है जनाब? तुम जबरदस्त धोखा खा रहे हो अहमक इंसान, मैंने गुस्सीले अंदाज में कहा। वो बोला, मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप साईं जी की नीयत पर शक कर रहे हैं। तुम बिल्कुल सही महसूस कर रहे हो, मैंने दो टोक लहजे में कहा। थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे कहा था कि आप मेरी बीवी को नहीं जानते। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था सलीम, मैं तुम्हारी बीवी को जानता हूँ और ना ही तुम अपनी बीवी को जानते हो, बल्कि बुशरा को अगर कोई सही तौर पर जानता है तो वह है तुम्हारा साईं जी। और मैं इस साईं के बच्चे को बड़ी अच्छी तरह समझ गया हूँ जी। साईं जी जलाली बाबा हैं, वो सहमे हुए लहजे में बोला। आप इनके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें वरना नुकसान उठाएंगे। मैंने उसके कानों के कीले छाड़ते हुए कहा, मैंने ऐसे फराड और हविस परस्त साईं बहुत देखे हैं, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साईं जी का सारी जलाल उसकी नाक के रास्ते निकाल दूंगा। तोबा तोबा, वो दोनों हाथों से अपने कानों को छूते हुए बोला, थानेदार जी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप साईं जी की ताकत से वाकिफ नहीं हैं। मैं इसकी ताकत से वाकिफ होने जा रहा हूँ, मैंने ठोस लहजे में कहा, और इस दौरान में तुम मेरे थाने की हवालात में रहोगे। वो एहतिजाजी लहजे में बोला, जनाब ये तो मेरे साथ जुल्म होगा, ज्यादती होगी। फिलहाल तुम इसी सलूक के काबिल हो, मैंने गंभीर लहजे में कहा। जो शख्स अंधी अकीदत में आधी रात को अपनी बीवी को किसी पीर साईं के रहमो करम पर छोड़ आए, उसके साथ बार बार ज्यादती होनी चाहिए। पता नहीं तुम कैसे बेगैरत और भूदे मर्द हो।
वो बिफरे हुए लहजे में बोला, थानेदार जी, आप साईं जी के किरदार पर कीचड़ उछाल रहे हैं। बाद में जब आपको उनकी शान का पता चलेगा तो आप बहुत पछताएंगे। अब भी वक्त है। अगर आप अपने दिल में साईं जी के खिलाफ किसी कार्रवाई का ख्याल रखते हैं तो इस ख्याल को झटक दें। तुम ये मशवरे अपने ही जैसे किसी अकल के अंधे और किरदार के गंदे शख्स को देना। मैंने कहा, मैं तुम्हारी धमकियों से खौफजदा होने वाला नहीं। तुम्हारी कहानी से मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम्हारा वो साईं कितने पानी में है और बुशरा किस साय के तसल्लुत में तुम्हारे साथ कौन सा खेल खेल रही है। वो बेबसी से मुझे घूर कर रह गया। उसका बस चलता तो शायद अपने साईं जी की अंधी अकीदत में मुझे कत्ल कर देता। वह चंद लम्हात तक जायजा नजर से उसे घूरता रहा और फिर सनसनाते हुए लहजे में कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो सलीम, तुम्हारी बीवी पर किसी किस्म का कोई साया वगैरह नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है बुशरा और साईं की मिली भगत का नतीजा है। बीवी को काबू करने का सबसे बड़ा वजीफा उसका शौहर होता है। जो लोग इस मकसद के हुसूल के लिए कब्रिस्तानों में जाकर चिल्ले वजीफे करते हैं, इनकी बीवियां आमिल कामिल जलाली बाबाओं और नाम नेहाद मौलिजों के हाथों का खिलौना बन जाती हैं। ये लोग किसी साए, किसी नादीदा हवाई मखलूक और किसी अफरीद के मानिंद बेवकूफ़ शौहरों की बीवियों को अपनी झूठी कुव्वतों का राग सुनाकर इस तरह फरेब देते हैं कि वो कहीं की नहीं रहती। और इसमें कसूर सरासर शौहरों का होता है कि शौहर बीवी का जिम्मेदार होता है। यही जिम्मेदार शख्स खुद इन डब्बा पीरों को अपने घर की राह दिखाता है, जैसा कि तुम कर रहे हो। मेरी बात खत्म हुई तो सलीम ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। फिर बेहद उलझे हुए लहजे में बोला, पता नहीं आप किस किस्म की अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। सब पता चल जाएगा बच्चू, मैंने तंबीही अंदाज में कहा। मैं तुम्हारे साईं की खैर खैरियत मालूम करने जा रहा हूँ। जरा पता तो चले वो कैसी कैसी और कितनी कुव्वतों का मालिक है। तुम्हें एक वाहियात वजीफे में उलझाकर वो इधर नजीबपुरा में क्या गुल खिला रहा है। मैं एक मरतबा फिर यही कहूँगा। सलीम ने अपने साईं जी की सफाई में कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मैंने उसे धक्का मारकर खामोश करा दिया। ना एक मरतबा, न दो मरतबा, न 3 मरतबा। मैंने कड़क कर खालिस थानेदाराना अंदाज में कहा, तुम्हें जो कुछ भी कहना है मेरी वापसी पर कहना। ऐन मुमकिन है कि मैं तुम्हारे पीर साईं को भी इधर ही ले आऊं। फिर मैंने सलीम को खबरदार फैज़ मोहम्मद के सुपुर्द किया और एएसआई जावेद मुगल को अपने कमरे में बुलाकर नजीबपुरा जाने की तैयारी का हुक्म दिया। ठीक आधे घंटे बाद मैं जावेद मुगल के साथ एक टांगे में बैठा नजीबपुरा की तरफ जा रहा था। सलीम ने मुझे जो कहानी सुनाई थी, इसमें मेरे लिए चौंकने वाले 2 अहम नुकात थे। अव्वल, बुशरा का आधी रात को सलीम की घर से गैर हाजिरी पर एतराज़ न करना। दोयम, साईं का बीवी को काबू करने के लिए सलीम को मशवरा, और मशवरा भी ऐसे वजीफे का जो दूर दराज कब्रिस्तान में पढ़ा जाए ताकि सलीम ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए घर से दूर रह सके। इस मशवरे से साईं की नीयत खुलती थी। हम ठीक 10:30 बजे नजीबपुरा में दाखिल हुए और साईं जी के आस्थाने तक रसाई हासिल करने में हमें किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ, मगर वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि आस्थाने पर ताला पड़ा हुआ था। ये एक गैर मुतवक्किल सूरत हाल थी। जिस शख्स ने आस्थाने तक हमारी रहनुमाई की थी, मैंने इससे पूछा कि ये साईं कहाँ चला गया, इसका आस्थाना तो बंद पड़ा है। मैंने महसूस किया कि साईं के लिए मेरा यह अंदाज इस शख्स को कतई पसंद नहीं आया था। इसके चेहरे के तासुरात ने मुझे बता दिया कि वो भी सलीम की तरह साईं का कोई अंधा अकीदतमंद था। अंधी अकीदत रंग बरंग गुल खिलाती है। बहरहाल, बुजुर्गी का स्वांग भरने वाले नकली पीरों की शख्सियत का अपना एक तासुर होता है। सादा लो और अहमकुल अहमकीन किस्म के लोग बड़ी आसानी से इनके चुंगल में फंस जाते हैं। वो भी कोई ऐसा ही बदकिस्मत था। मैं और एएसआई इस वक्त यूनिफॉर्म में थे, लिहाजा इस शख्स ने हमें साईं के जलाल से डराने की कोशिश नहीं की और बेदिली से बोला, मैं साईं जी के बारे में कुछ नहीं जानता। ताला तो मुझे भी नजर आ रहा है। साईं के आस्थाने के बराबर में जो घर था, उसके दरवाजे पर भी मुझे ताला दिखाई दिया। तो मैंने इस शख्स से पूछ लिया, यहाँ कौन रहता है। ये सलीम का घर है जी, उसने जवाब दिया। दोनों मियाँ बीवी इधर रहते हैं। इसके जवाब ने मुझे गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया। सलीम के मुताबिक वो अपनी बीवी बुशरा को घर में छोड़कर अकेला कब्रिस्तान गया था। वो खुद तो इस वक्त मेरे थाने की हवालात में बंद था। फिर बुशरा कहाँ चली गई? ये बहुत ही खतरनाक सवाल था, और इसकी खतरनाकी इस सूरत में और भी बढ़ जाती थी कि वो पीर फरतूत नाजेबा करतूत
उस साईं भी गायब था। सलीम का घर आस्ताने से मशरकी सिमत में वाक़ था। पहलू ब पहलू इन दोनों घरों के बैरूनी दरवाजों पर झूलते हुए ताले एक ही कहानी सुना रहे थे कि सलीम को उल्लू बनाने वाला वो जाली बाबा उसकी बीवी को ले उड़ा था। इन सनसनीखेज ख्यालात के हिजूम में मैंने सलीम के घर की सिमत इशारा किया और इस शख्स से पूछा, क्या तुम्हें यह भी मालूम नहीं सलीम की बीवी बुशरा कहाँ चली गई है? अपने खामिदी के साथ गई होगी जनाब। मैंने उसे हालात की हकीकत से आगाह करना ज़रूरी न समझा और इधर उधर जमा लोगों से पूछगछ करने लगा। आधे घंटे की तफ्तीश और तहकीक के बाद यही पता चला कि गुज़िश्ता शाम तक वो तीनों किरदार नजीबपुरा ही में मौजूद थे। पुलिस जिस गांव देहात में पहुंचती है वहां सनसनी फैल जाती है। नजीबपुरा के बासियों को भी तशवीश थी कि हमारी आमद का मकसद क्या है। एक जरा सीम की किसी फजा थी। मैंने इन लोगों में शेख लतीफ़ नामी एक शख्स को खासा माकूल पाया तो उससे खुलकर बात करने का फैसला कर लिया। शेख लतीफ़ का घर आस्ताने की मगरबी सिमत वाक़ था। नजीबपुरा के मेन बाजार में उसकी कपड़े की एक दुकान थी, शेख क्लॉथ हाउस। मैं लतीफ़ के साथ उसके घर में आ बैठा और सूरत हाल से उसे आगाह करने के साथ साथ अपने अंदाजे के बारे में भी बता दिया। उसने पूरी बात तवज्जो से सुनी और गहरी संजीदगी से बोला, मलिक साहब, मैं अपने काम से काम रखने वाला एक सीधा सादा आदमी हूँ। दुकानदारी के बाद जो वक्त मिल जाता है इसमें हस्बे तौफीक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर लेता हूँ। इन पीरी मुरीदी वाले मामला से मुझे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं, इसलिए साईं के बारे में भी मैं ज़्यादा नहीं जानता। अलबत्ता वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुका और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, आपने बताया है सलीम इस वक्त आपकी गिरफ्त में है और उसने साईं के हवाले से आपको जो कहानी सुनाई है उसकी रोशनी में मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूं जो आपका अंदाज़ा है। शेख लतीफ़ बहुत ही नस्तालीक और सुलझा हुआ इंसान था। उसके खामोश होने पर मैंने कहा, शेख साहब, बुशरा और साईं के बारे में कैसे खोज लगाया जाए? वो कहाँ गए? अगर एक साथ नहीं गए तो फिर गायब क्यों हैं? वो चंद लम्हात के लिए गहरी सोच में डूब गया, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, साईं के बारे में तो हाजी साहब से भी पूछा जा सकता है। कौन हाजी साहब? मैं सीधा होकर बैठ गया। हाजी सुलेमान, उसने बताया। जिस घर में साईं का आस्ताना है वो हाजी साहब की मिल्कियत है। साईं उसका किराएदार है। हो सकता है कि साईं ने हाजी साहब को कुछ बताया हो। इसका मशवरा मुफीद साबित हो सकता था। मैंने पूछा कि हाजी सुलेमान कहाँ मिलेगा? उधर बाजार में हाजी साहब का किराना स्टोर है, शेख लतीफ़ ने बताया। वो स्टोर पर ही होगा। मैं तो जुमे के दिन दुकान बंद रखता हूँ, इसलिए घर में मौजूद हूँ। मैं इसके घर से उठा और उसे साथ लेकर हाजी सुलेमान के करियाना स्टोर पर पहुंच गया। हाजी सुलेमान बयानकत का मालिक एक अधेड़ उम्र शख्स था। उसने अपने चेहरे पर दराज रेश सजा रखी थी जो उसकी शख्सियत से बहुत लगा खाती थी। हाजी की आंखों में एक खास चमक पाई जाती थी। यूं महसूस होता था कि इसकी आंखों के अंदर दो बिलोर रखे हुए हों। हाजी सुलेमान ने हमारा पुरतबाक इस्तकबाल किया और जब मैंने अपनी आमद की गर्ज व गायत से उसे आगाह किया तो वो गहरी तशवीश में मुब्तला हो गया। थानेदार साहब, ये तो आप अजीब बात बता रहे हैं। हो सकता है कि साईं जी किसी काम से गांव से बाहर चले गए हों। वैसे उन्होंने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। अभी कल शाम ही तो मेरी इनसे मुलाकात हुई थी और बात भी हुई थी। एक लम्हे को रुककर उसने कहा, वैसे आपने सलीम के बारे में जो कुछ बताया है इसका मुझे यकीन नहीं आया। वो उलझन ज़दा अंदाज में खामोश हुआ तो मैंने कहा, क्या यकीन नहीं आया? यही कि साईं जी का इसकी बीवी से कोई ताल्लुक हो। वो तामुल करते हुए बोला, मैं तो साईं जी को बहुत नेक आदमी समझता हूँ। हाजी सुलेमान ने साईं का दिफा किया तो मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, कोई नेक आदमी किसी शख्स को अपनी बीवी को काबू करने के लिए ऐसे वाहियात कब्रिस्तानी धंधों में नहीं डालता। मैं इस साईं को बड़ी हद तक समझ गया हूँ। वो हत्ते चढ़े तो मैं इसके अंदर से सारे राज उगलवा लूंगा। हाजी सुलेमान के चेहरे पर ऐसे तासुरात नमूदार हुए जैसे मैंने इसे कोई झूठी कहानी सुना दी हो। वो साईं को कोई बहुत ऊंची और बहुत पहुंची हुई हस्ती समझ रहा था। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने गंभीर आवाज में कहा, बुशरा और सलीम का क्या मामला है इसका तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन साईं जी को मैं ऐसा नहीं समझता। वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते। ये भी तो हो सकता है कि बुशरा सलीम को बताए बगैर कहीं चली गई हो। मुझे आपकी बात से पूरा इत्तेफाक है हाजी साहब। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, वो सलीम को बताए बगैर ही कहीं गई है। सलीम बेचारा तो अपनी बेवकूफ़ी में उधर कब्रिस्तान के अंदर खड़ा
उसे काबू करने के लिए वजीफा पढ़ रहा था और इस वक्त हवालात के फर्श पर बैठा अपनी हिमाकत के बारे में सोच रहा होगा। इसे तो अभी तक ये भी मालूम नहीं कि यहाँ क्या कयामत बर्पा हो चुकी है। वो बदबख्त तो यही समझ रहा होगा कि बुशरा घर में बैठी उसके वापस ना आने पर परेशान हो रही होगी। उसके तो तसव्वुर में भी नहीं होगा कि इसके मुर्शिद साईं ने कौन सा हाथ दिखा दिया है। हाजी सुलेमान ने बेतबारी से मुझे देखा। मैंने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद इससे पूछा, साईं आपको किराया तो बाकायदगी से दे रहा था ना? बस कभी दे देते थे और कभी नहीं, वो तामुल करते हुए बोला। इनके आमदनी का कोई खास जरिया तो था नहीं, बस किसी ने जो दे दिया वो ले लिया, इसलिए भी मैं इन पर ज्यादा दबाव नहीं डालता था। मैं तो यही समझ रहा था कि चलो मैं एक नेक बंदे के काम आ रहा हूँ, इसके सदके अल्लाह मुझ पर मेहरबान होगा। अल्लाह सब पर मेहरबान है हाजी साहब, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और उसने इंसान को अक्ल व शऊर भी दे रखा है। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना यकीनन एक काबिल तारीफ अमल है, लेकिन इस फेल को कारोबारी अंदाज में नहीं लेना चाहिए। आप तो माशाअल्लाह काफ़ी समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि गिन गिन कर नेकियां करना और उसका इस तरह हिसाब रखना, गोया आपने अल्लाह पर कोई कर्ज चढ़ा दिया हो और गाहे बगाहे इस कर्ज की वापसी का मुतालबा भी करते रहना किसी भी तौर दुरुस्त नहीं। वो ज़ात पाक तो इंसान की नीयत को समझता है और अजर के लिए भी इसी कसौटी को इस्तेमाल करता है। वो मेरी बातों से बहुत मुतासिर हुआ और अपनी दराज रेश पर हाथ फेरते हुए बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब। मैंने कहा, हाजी साहब अगर साईं आज रात तक वापस नहीं आया और कहीं से इसकी या बुशरा की कोई इतला भी नहीं मिलती तो मैं इसके आस्थाने की तलाशी लूँगा और ये काम कल सुबह आपकी निगरानी में होगा। लेकिन साईं जी के आस्थाने पर तो ताला पड़ा हुआ है, उसने मेरी फराहम करदा इतला की रोशनी में कहा। उसका अंदाज सवालिया था। मैंने ठोस लहजे में कहा, ऐसे हालात में ताला तोड़ा भी जा सकता है, इसीलिए तो मैंने आपकी मौजूदगी की बात की है। वो गहरी सोच में डूब गया और मैं शेख लतीफ़ के साथ उसके किराना स्टोर से बाहर निकल आया। ताहम कबल मैंने उसे हिदायत कर दी कि अगर इसे बुशरा या साईं के बारे में कोई भी खैर खबर मालूम हो तो वो फौरन थाने आकर मुझे इतला दे। ऐसी ही ताकीद मैंने शेख लतीफ़ को भी कर दी थी। मैं मज़ीद 1 घंटे तक नजीबपुरा में मुख्तलिफ लोगों से मिलकर पूछताछ करता रहा। साईं, बुशरा और सलीम के सिवा गांव के बाकी तमाम अफराद अपने अपने घरों में या अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। सलीम को तो मैं हवालात में छोड़ आया था। इन हालात में बुशरा और साईं की पुरअसरार गुमशुदगी एक ही जानिब इशारा करती थी और ये वो इशारा था जो अक्लमंदों के लिए काफ़ी समझा जाता है। दोपहर के बाद मैं एएसआई जावेद मुगल के साथ वापस थाने आ गया और यहाँ पहुँचते ही मैंने सलीम को अपने कमरे में बुला लिया। वो खासा मुतफक्किर और घबराया हुआ था। मैंने एक कुर्सी पर बैठने को कहा और पूछा, कहीं हवलदार फैज़ मोहम्मद ने तुम्हें दोबारा तंग तो नहीं किया? नहीं जी, वो सरासीमा लहजे में बोला और फिर मिन्नत करने लगा। थानेदार साहब, आपने कल रात मेरे अमल का तो बेड़ा गर्क कर दिया, अब मुझे घर तो जाने दें। आखिर मेरा कसूर क्या है? सलीम को ताज़ा तरीन हालात का इल्म नहीं था और मैं सोच रहा था कि जब इसे अपने पीर साईं की हकीकत का पता चलेगा तो इस अहमक की क्या हालत होगी। अंधी अकीदत अक्सर इंसान को अंधे कुएं में ला फेंकती है। मैंने हमदर्दी भरी नज़र से सलीम को देखा और कहा, कसूर सिर्फ इन्हीं लोगों का नहीं जो कसूर में रहते हैं, ये कसूर से बाहर वालों का भी हो सकता है। इलाकाई लिहाज से तुम बेशक बेकसूर हो, लेकिन अमाल की रोशनी में तुम सरासर कसूरवार हो। आज तुम जिस मकाम पर खड़े हो यहाँ तक तुम्हें तुम्हारी नादानी ही लाई है। जनाब, आप मुझे किसी भी मकाम पर खड़ा न करें और घर जाने की इजाज़त दे दें, वो उकताहट भरे लहजे में बोला। बुशरा मेरे लिए परेशान हो रही होगी। घंटे 2 घंटे की बात तो अलग है, लेकिन अब तो पूरी रात गुजर गई और दिन भी आधे से ज़्यादा बीत गया। मैंने उसे सूरत हाल से आगाह करना ज़रूरी जाना और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सलीम, तुम 1 नंबर के खोते के पुत्र हो। खोते का पुत्र भी चूंकि खोता ही होता है और कुछ न कुछ खोता रहता है, ऐसे ही तुम भी समझ लो अपना सब कुछ खो चुके हो। मेरी बात ने उसे बुरी तरह उलझा दिया। मुतसब्सब नज़र से मेरी जानिब देखते हुए उसने कहा, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि बुशरा तुम्हारे लिए परेशान है और ना ही घर बैठी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अब तुम्हें सारी ज़िंदगी उसके लिए परेशान होना है और उसका इंतज़ार करना है। क्या मतलब जी? उसने अजीब सी नज़र से मुझे देखा। मैंने कुसीले लहजे में कहा, ओए मतलब के घोड़े,
तुम्हारा वो जलाली बाबा तुम्हारी बीवी के साथ कहीं फरार हो गया है। तुम खामखा बुशरा को काबू करने के लिए चिल्ला वजीफा करते रहे, वो तो अव्वल आखिर साईं के कब्जे में थी। अब तक मुझे कोई ऐसा ठोस सबूत हासिल नहीं हुआ था जिसकी बिना पर दावे से कहा जा सकता कि बुशरा को साईं ही भगा ले गया था। अलबत्ता वाक़ियाती शवाहिद इसी जानिब इशारा करते थे और मेरा तजुर्बा इस पर दलालत भी करता था। साईं जैसे हवस परस्त डब्बा पीरों पर मैंने डॉक्टरेट कर रखा था। पेशेवराना जिंदगी में कई बार मुझे ऐसे किरदारों से वास्ता पड़ा था और मैंने इन्हें बज़ोर कानून सीधी राह दिखाई थी। सलीम का ये रफू चक्कर जलाली बाबा भी मुझे इसी नौयत का केस नजर आ रहा था। सलीम की ज़बानी मुझे जो कुछ पता चला था वो साईं की नीयत और करतूत को समझने के लिए काफ़ी था। मेरे इंकिशाफ ने सलीम को हिलाकर रख दिया। बिखरे हुए लहजे में उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? ये नहीं हो सकता साईं जी, ऐसे तो नहीं। ये हो चुका है ओए नामाकूल, मैंने उसकी अकल पर मातम करने वाले अंदाज में कहा। इधर नजीबपुरा में तुम्हारे और साईं के घर पर ताला पड़ा हुआ है। वो बेइंतहा हैरत और बेयकीनी से मुझे तकने लगा। उसकी गर्दन हौले हौले नफ़ी में हरकत कर रही थी। मैं ऐसे अकीदत के अंधे अफराद की नफ्सियात से बखूबी वाकिफ हूँ। ये भी एक तरह से आइडियलिज्म का शिकार हो जाते हैं कि जिस पर भरोसा करते हैं अगर उसे अपनी आंखों के सामने भी कोई गलत काम करते देख लें तो उन्हें यकीन नहीं आता। ये इसे मासूम और बेखता जानते हुए इसके अमल को अपनी नज़र का धोखा और जहन का बहकावा समझते हैं। ऐसे अफराद की अकल पर मातम ही किया जा सकता है क्योंकि इन्हें समझाना मुमकिन नहीं होता। शख्सियत परस्ती सबसे पहले इंसान की सूझबूझ छीनती है, फिर अपनी ज़िंदगी खुद जीने का ढंग भी उसके पास नहीं रहता। वो किसी कठपुतली की मानद किसी और ही के इशारों पर सांस ले रहा होता है। मैंने भी इस हवाले से सलीम पर ज़्यादा दबाव न डाला और एक दूसरे ज़ाविये से उसे घिसने की कोशिश की। मुझे तो ये लगता है कि तुमने ही इन दोनों को कहीं गायब कर दिया है। वो फट पड़ा। मैं तो कल रात से आपके रहमो करम पर हूँ, उन्हें कैसे गायब कर सकता हूँ? इसका मतलब है कि तुम ये कहना चाहते हो कि वो दोनों बाहमी रजामंदी से गायब हुए हैं? मैंने उसके चेहरे पर निगाह गाड़ते हुए कहा। शुक्र है तुम मुझसे मुत्तफिक तो हुए। वो तामुल करते हुए बोला, मैं क्या कह सकता हूँ जी, ये बात तो आप ही ने मुझे बताई है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अगर मैंने ये बात तुम्हें बताई है तो तुम्हें यकीन भी दिला दूंगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें अपने साथ लेकर नजीबपुरा जाऊंगा, फिर तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना। मैंने सलीम को दोबारा हवालात में भेज दिया। दोपहर के खाने से फारिग होने के बाद मैं एक मरतबा फिर नजीबपुरा की तरफ जा रहा था। मेरे साथ हवलदार फैज़ मोहम्मद और सलीम भी था। सलीम के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी जिसकी जंजीर हवलदार ने थाम रखी थी। सलीम ने जब अपने और पीर साईं के दरवाजे पर ताला झूलता हुआ देखा तो उसके औसान खता हो गए। वो बेयकीनी से कभी मुझे और कभी तालों को देखने लगा। मैंने सख्त लहजे में कहा, बात समझ में आई या कोई कसर बाकी है? वो हमनकों की तरह आए बाएं शाएं करने लगा तो मैंने कड़क कर कहा, इस ताले की चाबी कहाँ है? मेरा इशारा सलीम के घर वाले ताले की सिमत था। मेरे पास तो नहीं है जी, वो सहम कर बोला। मैंने फैसलाकुन लहजे में कहा, फिर तुम्हारा ताला तोड़ना होगा। आइंदा 15 मिनट के अंदर हम ताला तोड़कर सलीम के घर में दाखिल हो चुके थे। हमारे दोबारा नजीबपुरा में आमद ने खलबली सी मचा दी थी। लतीफ़ शेख और चंद मजीद अफराद भी मौके पर जमा हो गए। मैंने शेख लतीफ़ के सिवा किसी को भी घर में कदम रखने की इजाज़त नहीं दी। सलीम का घर 2 कमरों पर मुश्तमिल था। कमरों के आगे छोटा सा सहन था। मेरी हिदायत पर फैज़ मोहम्मद ने थोड़ी देर के लिए सलीम की हथकड़ी खोल दी। मैंने सलीम को हुक्म दिया कि वो अपने कीमती सामान को चेक करके बताए कि कौन कौन सी चीज़ कम है। ठीक 15 मिनट बाद उसने शिकस्त खुर्दा अंदाज में ऐलान कर दिया, नकदी और जेवरात के अलावा सब कुछ मौजूद है जी। नकदी और जेवरात की तफसील बताओ। उसने बताया, लगभग 5 तोले सोने के जेवरात थे जनाब, और नकद रकम 600 रुपये से कुछ ज़्यादा ही थी। इस ज़माने में सलीम जैसी हैसियत के शख्स के लिए 5 तोले सोना और 600 रुपये से ज़्यादा रकम अहमियत की हामिल थी। मैंने उसे दोबारा हथकड़ी लगवाई और पूछा, ये रकम और ये जेवरात तुम्हारे पास रहते थे या बुशरा के कब्जे में? उसने बताया कि जेवर तो बुशरा ने अपने पास ही रखा हुआ था, लेकिन रकम मेरे संदूक में थी। बुशरा को इस रकम के बारे में पता था और अब ये दोनों चीज़ें गायब हैं। मैंने संजीदगी से कहा, जिससे साफ जाहिर होता है कि तुम्हारी बीवी अपनी मर्जी से साईं के साथ फरार हुई है। वो एक बार फिर अपने मुझे साईं की हिमायत में बोला, बुशरा तो कीमती सामान के साथ वाकई गायब है, मगर साईं जी पर इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं। मैंने बरहमी से कहा,
मैं अभी तुम्हारे साईं जी का ताला भी तोड़ने वाला हूँ, फिर इस बंदे का कच्चा छट्टा भी खुलकर सामने आ जाएगा। वैसे तो इसके आस्थाने में दाखिल होने के लिए दीवार भी काफी है। मैंने दोनों घरों के दरमियान वाक़ई दीवार की जानिब इशारा किया। मज़कूरा दीवार की ऊंचाई 5 फीट से ज्यादा नहीं थी। गोया एक घर के सहन में खड़े होकर बआसानी दूसरे घर में झांका जा सकता था। ये एक नामाकूल और बेपर्दगी वाली सूरत हाल थी। पता नहीं सलीम इन हालात में कैसे रह रहा था। साईं तो चलो छड़ा छांट था, मगर सलीम के साथ तो इसकी बीवी भी थी। मुझे इस अहमक इंसान की बेवकूफ़ी और उसके तर्ज जिंदगी पर शदीद गुस्सा आया और मैंने एक बंदे को भेजकर सुलेमान को वहां बुला लिया। मैं हाजी सुलेमान की मौजूदगी में आस्ताने का ताला तोड़ना चाहता था। 5 फुटी दीवार के ऊपर से मैं आस्ताने के सहन में झांक चुका था। इस तरफ सिर्फ एक ही कमरा बना हुआ था। सहन खासा कुशादा और दरख्तों से आबाद था। हाजी सुलेमान की आमद पर इस घर में रसाई हासिल की गई और बैरूनी दरवाजे को के ताले की तरह अकलौता कमरे का ताला भी तोड़ दिया गया। अंदर से वो कमरा वैसा ही था जैसे आमतौर पर आस्ताने हुआ करते हैं। फर्श की नशिश, एक कोने में साईं जी की मसनद, इनकी मखसूस संदूकची और दीवार की छोटी अलमारियों में मुख्तलिफ नौइयत की वाहियात और बेहुदा अशिया, जिनके जोर पर वो अपनी पीरी चमकाए बैठा था। अगर आपको किसी फराड आस्थाने में जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो आप इस माहौल को अच्छी तरह पहचानते होंगे। मैंने हवलदार की मदद से 15 मिनट के अंदर अंदर साईं के आस्थाने को खंगाल डाला और वहां से मुझे सिर्फ काम की 2 चीजें मिल सकीं। एक तो तहशुदा पर्चा था जिस पर किसी गांव का एड्रेस लिखा हुआ था और दूसरी तरफ एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी। तस्वीर पर निगाह पड़ते ही वहां मौजूद अफराद ने तस्दीकी अंदाज में कहा, ये तो साईं जी की तस्वीर है। मैंने इस अहम इंकिशाफ को अपने ज़हन में नोट कर लिया और एड्रेस वाला पर्चा भी इन्हें दिखाया, लेकिन वो इससे अपनी नावाकिफियत का इजहार करके रह गए। मज़कूरा पर्चे में किसी चौधरी नूर आलम का नाम लिखा हुआ था और इसके नीचे एड्रेस मौजा कक्करवाली का था। जिला या तहसील वगैरह कहीं दर्ज नहीं था। मैंने वो तस्वीर और पर्चा अपनी जेब में रख लिया और सलीम की जानिब मुतवज्जा होते हुए कहा, क्या अब भी तुम किसी बेयकीनी का शिकार हो? कोई जवाब देने की बजाय वो बड़ी फिक्रमंदी से मुझे देखने लगा। मैंने 2 टोक लहजे में इस पर वाज़ेह कर दिया, देखो, बेकाबू बीवी के काबू शौहर। हालत व वाक़ियात तो ये बता रहे हैं कि पीर साईं तुम्हारी बीवी को भगा ले गया है। बिलफर्ज अगर ऐसा नहीं है तो फिर यही नतीजा निकलता है, तुमने इन दोनों के साथ कोई गड़बड़ की है। लिहाजा जब तक मफरूर और गुमशुदा अफराद का कोई सुराग नहीं मिलता तुम हमारे मेहमान रहोगे और तुम्हारी आवभगत हवलदार फैज़ मोहम्मद के ज़िम्मे होगी। वो मेरे कदमों में गिरने के लिए लपका, लेकिन हवलदार ने जंजीर खींचकर इसे इसकी औकात का एहसास दिलाया। सलीम गिड़गिड़ाकर मिन्नत समाजत करने लगा था, लेकिन मैंने इसकी एक न सुनी और अपने साथ थाने लाकर हवालात में बंद कर दिया। चंद लम्हात के बाद मैं अपने कमरे में बैठा हुआ हालात पर गौर कर रहा था। साईं के आस्ताने और सलीम के घर की तलाशी के बाद जो हकाइक सामने आए थे वो तो यही बताते थे कि साईं ने सलीम को उल्लू बनाकर इसकी खूबसूरत बीवी से राह और रस्म पैदा कर ली थी। इस मकसद के लिए दोनों घरों के दरमियान वाक़ई दीवार भी बहुत माविन साबित हुई होगी। सलीम की ज़बानी बुशरा के बारे में साईं के जो ख्यालात मुझ तक पहुँचे थे वो खासे ख़तरनाक और बदनीयती पर मबनी थे। साईं ने सलीम को बुशरा से दूर रहने की हिदायत करते हुए इसकी मजबूरी का जिक्र करते हुए कहा था, तुम भी क्या करो, तुम्हारी बीवी है ही इतनी खूबसूरत कि जो भी देखे वो उसके ऊपर आशिक हो जाए। बिलाशुबा तुम खुशकिस्मत हो कि बुशरा जैसी हसीन औरत तुम्हारी मनकूहा है। इस किस्म का तबसरा किसी रूहानी मददगार को तो ज़ेब नहीं देता, और साईं ने ऐसा कहा था तो फिर उसके फराड में किसी किस्म की गुंजाइश बाकी नहीं रहती थी। इस पर मुस्तजाद साईं की वो हरकत जिसकी बरकत से 8 दिन के वजीफे के बाद बुशरा सलीम के कब्जे में आने वाली थी। साईं ने सलीम को बेवकूफ़ बनाया, वो बन गया और वो अब इस हिमाकत का नतीजा भुगत रहा था। मैंने इस इम्कान को एक लम्हे के लिए भी जहन से खारिज नहीं किया कि अगर वाकई साईं और बुशरा अपनी मर्जी से गायब नहीं हुए तो फिर यकीनन इन्हें गायब किया गया है और गायब करने वाला सलीम के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। सलीम चूँकि हवलदार की मेहमान नवाजी में था, इसलिए मैंने फैज़ मोहम्मद को बुलाकर उसके बारे में खुसूसी हिदायत दे दी। आइंदा रोज़ मैंने एक फ़ोटोग्राफ़र की दुकान पर जाकर साईं की तस्वीर की चंद कापियाँ बनवा लीं। मैंने एक तस्वीर को अपने पास रखा और बाकी ज़िले के मुख्तलिफ थानों को भिजवा दी और दरख्वास्त की कि इस शख्स को जहाँ भी देखा जाए फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाए।
इस दरख्वास्त के साथ ही मैंने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में साईं के कारनामे को भी फ्लैश कर दिया था। मैं तो साईं की तस्वीर के साथ एक और तस्वीर का भी इजाफा करना चाहता था, लेकिन अफसोस के बुशरा की कोई तस्वीर दस्तयाब न हो सकी। अलबत्ता मैंने उसका हुलिया सलीम से पूछने के बाद बड़ी हद तक वाज़ेह कर दिया था। साईं के आस्थाने से इसकी तस्वीर के साथ ही एक तहशुदा पर्चा भी मिला था, जिसमें चौधरी नूर आलम ऑफ कक्करवाली का नाम दर्ज था। हमारे ज़िले में कक्करवाली नामी कोई कस्बा या देहात वाक़ नहीं था। एएसआई जावेद मुगल ने मुझे बताया कि ज़िला झंग में और ज़िला सरगोदा में इस नाम का एक गांव मौजूद था। साईं का चौधरी नूर आलम से कोई गहरा ताल्लुक हो सकता था, लिहाजा मैंने ये काम जावेद मुगल ही को सौंपा कि वो 2 कांस्टेबल अपने साथ ले जाए और दोनों अजला के गांव कक्करवाली को चेक करे। ये तो मुमकिन नहीं था चौधरी नूर आलम भी दोनों गाँव में पाए जाएं। अलबत्ता वो जहाँ भी मिलता, मुझे कभी उम्मीद थी कि इससे साईं के बारे में मुफीद मालूमात हासिल हो सकती थी। साईं के पास उसका नाम पता खाली या जिल्लत नहीं हो सकता था। जब जावेद मुगल मेरे बताए हुए मिशन पर रवाना हो गया तो मैंने बख्तनगर की एक तजुर्बेकार औरत रसूला फुप्पो को थाने बुलवा लिया। ये औरत गाहे बगाहे पुलिस के लिए मुखबरी वगैरह किया करती थी। इसका ताल्लुक इसी इलाके से था जहाँ मेरा थाना वाक़ था। मैंने रसूला को सूरत हाल से आगाह करने के बाद कहा, तुम वहाँ नजीबपुरा में काम शुरू कर दो। मैं बुशरा और साईं के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। वहाँ के मर्दों को मैंने खंगाल लिया है, लेकिन कोई इशारा नहीं मिल सका। तुम औरतों के साथ घुलो मिलो और घरों के अंदर रसाई हासिल करने की कोशिश करो। औरतों को ऐसे मामलात की ज़्यादा टो होती है। मुझे यकीन है कि तुम कोई मुफीद खबर लेकर आओगी। मैं आपके यकीन पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगी मलिक साहब, रसूला फुप्पो ने पुरएतमाद लहजे में कहा। इस गांव में मेरी रिश्ते की एक भतीजी रहती है। काफ़ी दिनों से उससे मुलाकात भी नहीं हुई। मैं 2-4 दिन के लिए उसके पास चली जाती हूँ। वो भी खुश हो जाएगी और अपना काम भी आसान हो जाएगा। रसूला फुप्पो जगत फुप्पो टाइप की औरत थी। इस किस्म के अफराद की रिश्तेदारियाँ हर गाँव और शहर में होती हैं। मैंने उसकी तजवीज़ से इत्तफाक किया और ज़रूरी हिदायत के बाद उसे रुखसत कर दिया। आइंदा दिन बगैर किसी पेशरफ्त के गुजर गया। मुझे सबसे ज़्यादा शिद्दत से एएसआई का इंतज़ार था। मैंने जावेद मुगल को ताकीद की थी कि वो चौधरी नूर आलम का सुराग लगाए बगैर वापस न आए, चाहे इस काम में 2-4 दिन ही क्यों न लग जाएं। साईं की एक तस्वीर मैंने उसे भी दे दी थी। अगर नूर आलम तक रसाई हासिल हो जाती और ये भी पता चल जाता कि साईं उसी के पास है, तो एएसआई ने मेरे हुक्म के बामूजिब उसे गिरफ्तार करके फ़ौरन बख्तनगर लाना था। इससे अगले रोज़ पीर को हालत में थोड़ी तब्दीली पैदा हुई। मैं तैयार होकर अपने कमरे में पहुंचा ही था कि एक कांस्टेबल ने आकर बताया, मलिक साहब, नजीबपुरा से शेख लतीफ़ आपसे मिलने आया है। फ़ौरन इसे मेरे पास भेज दो। मैंने तहमाना लहजे में कहा और सीधा होकर बैठ गया। मेरी छठी हिस्स बता रही थी कि शेख लतीफ़ कोई अहम खबर लाया होगा। उसने कमरे में दाखिल होने के बाद मुझे सलाम किया। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया तो वो एक कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोला, थानेदार साहब, एक मसले ने मुझे ज़हनी तौर पर बुरी तरह उलझा दिया है। ऐसा क्या मसला है शेख साहब? मैं पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जे था। उसने थोड़ा तामुल किया और बोला, आप भी कहेंगे कि मैं क्या बच्चों वाली बात कर रहा हूँ? नहीं कहूँगा, मैंने रसानियत से कहा। आप अपनी उलझन बताएं। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने कहना शुरू किया, दरअसल मेरी बीवी ने इस जानिब तवज्जो दिलाई तो मुझे यकीन न आया। फिर जब अपनी आंखों से देख लिया तो यकीन करने के सिवा कोई चारा न रहा। पता नहीं ये बात किस हवाले से अहम है या नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। शेख लतीफ़ का अंदाज बहुत ही पेचदार और मुबहम सा था। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, अहम और गैर अहम का फैसला मैं खुद कर लूँगा। आप वो बात बताएं जिसकी तरफ आपकी बीवी ने तवज्जो दिलाई है, बल्कि तवज्जो दिलाई थी। अब तो आपको भी यकीन आ गया है। शेख लतीफ़ ने मुझे बताया कि जुमे की रात यानी बुशरा और साईं के गायब होने के बाद वाली रात को उसकी बीवी ने साईं के सहन में किसी बिल्ली को बड़े दर्दनाक अंदाज में बैन करते हुए सुना था। अगली सुबह उसने अपने शौहर को बताया और यह खदशा भी जाहिर किया कि शायद बिल्ली के रूप में कोई दूसरी मखलूक साईं के सहन में मौजूद थी। शेख लतीफ़ ने बीवी की बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। यही वाक़या जब आइंदा रोज़ भी बीवी ने सुनाया तो वो तशवीश में मुब्तला हो गया। इसकी बीवी ने बिल्ली के बैन वाला किस्सा सुनाते हुए खासी दहशतज़दगी दिखाई थी और वो दहशतज़दा नज़र आई थी। शेख लतीफ़ ने बिल्ली की आहो बका को तो कोई अहमियत न दी, अलबत्ता बीवी का खौफ व हिरास और वहम दूर करने के लिए इससे कहा
कि अगर आज रात भी तुम इस बिल्ली को मातमी राग सुनाते हुए सुनो तो मुझे उसी वक्त जगा देना। मैं छत पर जाकर देखूंगा कि उधर क्या मामला है। साईं का आस्ताना सलीम और लतीफ के घरों के दरमियान वाक़ था। वो दोनों अपने घरों की छतों से साईं के सहन को बड़ी वजाहत से देख सकते थे। सलीम तो निगाह उठाकर दीवार के ऊपर से भी उधर झांक सकता था। बहरहाल अगली रात यानी कि गुज़िश्ता रात बीवी ने झंझोड़ कर शेख लतीफ़ को जगा दिया। उसने पड़ोस में समाअत मरकूज़ करके सुनने की कोशिश की तो चौंक उठा। दीवार की दूसरी जानिब से वाकई किसी बिल्ली की मखसूस मातमी दर्दनाक आवाज़ उभर रही थी। शेख लतीफ़ बिल्ली से मंसूब तोहमात पर यकीन नहीं रखता था। चुनाचे वो बीवी का खौफ दूर करने के लिए बिस्तर से निकल आया। इनके घर की दीवार 8 फीट से ज़्यादा बुलंद थी। इसके ऊपर से साईं के सहन को देखना मुमकिन नहीं था, लिहाजा वो सीढ़ी के जरिए मकान की छत पर पहुंच गया। जब उसने अपनी छत पर रहते हुए साईं के सहन में निगाह दौड़ाई तो वो हक्का बक्का रह गया। वो आधी रात का अमल था, लेकिन वस्ती रातों के चांद ने सहन को बड़ी हद तक रोशन कर दिया था। शेख के शुशदर रह जाने का सबब वो काली बिल्ली थी जो नीम के एक पेड़ तले मातम कुना थी। उसकी हरकत व सकनात में एक मफहूम पिन्हा था। मज़कूरा बिल्ली थोड़ी थोड़ी देर बाद आसमान की तरफ मुंह उठाकर बड़े कर्बनाक अंदाज में बैन करने लगती, फिर बाकायदा किसी इंसान की तरह सीना कोबी में मसरूफ़ हो जाती। दरमियानी वक्फे में वो सहन में मौजूद नीम के पेड़ का तवाफ करने लगती। इस मंजर ने शेख लतीफ़ को मबहूत कर दिया। बात ख़त्म करने के बाद उसने एक छुरछुरी ली और खामोश नज़र से मुझे तकने लगा। उसकी बयान करदा दास्तान खासी दिलचस्प थी। मैंने आगे का अहवाल जानने की खातिर पूछ लिया, इसके बाद क्या हुआ? उसने बताया। मैं थोड़ी देर तक बिल्ली की हरकत को देखता रहा, फिर मैंने हिचकार कर उसे वहां से भगा दिया। बिल्ली के जाने के बाद मैं चंद लम्हात तक इस इंतजार में छत पर मौजूद रहा कि कहीं वो दोबारा साईं के सहन में आकर मातम न करने लगे। ये इंतजार भी मैंने अपनी बीवी के इत्मीनान के लिए किया था, ताकि उसके जहन में मौजूद खदशात का खात्मा हो सके। मगर जब काली बिल्ली वापस नहीं आई तो मैं छत से उतर आया। मैंने पूछा, क्या आपकी वजाहत के बाद आपकी बीवी का खौफ दूर हो गया? इस बारे में मैं वसूख से कुछ नहीं कह सकता, वो तामुल करते हुए बोला। आज रात को पता चल सकेगा। अगर वो काली बिल्ली अपनी हरकत से बाज आ गई तो अच्छी बात है, वरना इसका कोई और बंदोबस्त करना होगा। शेख साहब, बिल्ली को आपने जो कुछ भी करते देखा, क्या आपको इससे खौफ महसूस हुआ था? नहीं, उसने नफी में गर्दन हिलाई, लेकिन ये सब कुछ मुझे बहुत अजीब लगा। यूं महसूस होता था जैसे वो किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत मातम कुना हो। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने मुझसे पूछा, मलिक साहब, आपको इस वाक़ये में कोई ख़ास बात नज़र आ रही है? हाँ, मेरा ज़हन इस वक्त एक ख़ास ज़ाविये पर सोच रहा है, मैंने पुरख़याल अंदाज में कहा। इसने बेचैनी का मुज़ाहरा करते हुए इस्तफ़सार किया। किस ज़ाविये पर? मैं अभी तुम्हारे साथ नजीबपुरा जाता हूँ, मैंने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। बाकी बातें वहीं जाकर करेंगे। ठीक 9 बजे मैं एक मरतबा फिर नजीबपुरा में था। मैं अपने साथ थाने से एक कांस्टेबल को भी ले आया था। इस वक्त मेरा जहन तेज़ रफ्तारी से काम कर रहा था। साईं के आस्ताने का ताला तोड़ने के बाद मैंने वहां सरकारी ताला डाल दिया था। हम शेख लतीफ़ के साथ आस्ताने के अंदर दाखिल हो गए। मेरी मुतलाशी नज़र सहन में इधर से उधर घूमने लगी। मुझे किसी कुदाल, फावड़े या इसी किस्म के आले की तलाश थी। सहन में मुझे कुछ न मिला तो मैंने आस्ताने वाले कमरे का कोना कोना भी झांक डाला। फिर बांस की सीढ़ी की मदद से मैं आस्ताने की छत पर पहुंच गया। इन तमाम घरों की छतें आपस में मिली हुई थीं। जब मेरी मतलूबा शे छत पर भी कहीं दिखाई न दी तो मैं दूसरी जानिब सलीम के घर में उतर गया। इस तलाश में वहां भी मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा तो मैं वापस आस्ताने पर आ गया। थानेदार साहब, आप क्या ढूंढ रहे हैं? शेख लतीफ़ ने पूछा। अभी बताता हूँ, इतना कहकर मैं नीम के पेड़ का जायजा लेने लगा। मज़कूरा दरख्त सहन के वस्त में इस्तादा था। वो खासा घना दरख्त था जिसकी छांव सहन के एक बड़े हिस्से में फैली हुई थी। इस दरख्त के अलावा भी सहन में छोटे मोटे कई पौधे अपनी बहार दिखा रहे थे। मैं नीम के दरख्त के नीचे बैठ गया और वहाँ की ज़मीन का जायजा लेने लगा। पूरा सहन कच्ची ज़मीन पर मुश्तमिल था। मुझे ज़मीन के इस हिस्से की तलाश थी जहाँ चंद रोज़ पहले खुदाई की गई हो, मगर पूरे सहन का मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इसके किसी भी हिस्से में पिछले दिनों किसी किस्म की कोई खुदाई नहीं की गई। ज़हीन काराइन समझ गए होंगे कि इस वक्त मेरे जहन में किस नोयत के ख्यालात चल रहे होंगे। मेरी कार्रवाई को शेख लतीफ़ हैरत भरी नज़र से देखता रहा।
और पूछे बगैर न रह सका। थानेदार साहब, कुछ मुझे भी तो बताएं। मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसे अपने ख्यालात से आगाह किया तो वो मुतासिफाना अंदाज में बोला, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ ऐसा कोई काम किया गया हो। अगर वक़ुआ की रात, जुमेरात की रात, जिसके बाद से साईं और बुशरा गायब थे, साईं के शहर में कोई खुदाई की गई होती तो हमारे घर में इसकी मखसूस आवाज़ ज़रूर पहुँचती। फिर शहर की हालत से भी यही अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप ठीक कहते हो शेख साहब, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। आपकी तरह मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ। खैर, मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ किया और इससे पूछा, क्या आपकी बीवी इस वक्त घर में मौजूद है? शेख लतीफ़ ने चौंक कर मुझे देखा और अस्पात में सर हिला दिया। मैंने कहा, मैं आपकी बीवी से 2-4 बातें करना चाहता हूँ। उसने एक मरतबा फिर अस्पात में गर्दन हिलाई और 2 मिनट बाद मैं उसकी बैठक में बैठा हुआ था। कांस्टेबल को मैंने घर से बाहर ही रोक दिया था। शेख लतीफ़ ने अपनी बीवी को बैठक ही में बुला लिया। रस्मी कलामात के बाद मैंने जुलेखा बीवी से पूछा, पहली मरतबा बिल्ली के रोने की आवाज़ तुमने कब सुनी थी? जुमे की रात को, उसने बताया, यानी साईं के गायब होने के बाद जो रात आई थी। इस वक्त रात का कौन सा पहर था? आधी रात थी जनाब, उसने सरासीमा लहजे में जवाब दिया। मैंने पूछा, क्या अगली रात को भी इसी वक्त बिल्ली ने बैन शुरू किया था? जी हाँ, 12 और 1 बजे के दरमियान ही वो उधर उधम मचाती रही थी। और ये उधम कितनी देर जारी रहता है? यही कोई आधा पौन घंटा। क्या जुमा, हफ्ता और इतवार तीनों रातों को इन्हीं औकात में ये वाक़या पेश आया है? उसने इस बात में सर हिलाया। मैंने पूछा, क्या दिन के किसी हिस्से में भी तुमने साईं के सहन की तरफ से इस किस्म की आवाज़ें सुनी? नहीं जी, उसने नफ़ी में सर हिलाया और फिर सहमे हुए लहजे में बोली, थानेदार साहब, मुझे तो ये कोई और ही चक्कर लगता है, लेकिन शेख साहब ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते। बात ख़त्म करके जुलेखा ने शाकी नज़र से अपने शौहर को देखा। मैंने कहा, जुलेखा, मैं तुम्हारी बात में अच्छा खासा वज़न महसूस कर रहा हूँ। काली बिल्ली और साईं के आस्थाने का वाकई कोई पुरअसरार ताल्लुक़ है और ये ताल्लुक़ आज रात मैं मालूम कर लूँगा। फिर एक लम्हा तवक्कुफ़ करने के बाद मैंने शेख लतीफ़ की तरफ देखा और कहा, आने वाली रात को मैं कुछ वक्त आपके घर में गुजारना चाहता हूँ शेख साहब, खुसूसन वो घंटा 1.5 घंटा जब साईं के सहन में काली बिल्ली बैन करने आती है। आपको कोई एतराज़ तो नहीं? शेख ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा, बड़े शौक़ से जनाब, मुझे कोई एतराज़ नहीं। दरअसल मैं अपनी आंखों से बिल्ली की कारकर्दगी का मुशाहदा करना चाहता हूँ, मैंने कहा। जुलेखा बोली, थानेदार जी, ज़रा हाथ पाँव बचा कर, ये हवाई मखलूक किसी का ख्याल नहीं करती। साईं पता नहीं अपने आस्थाने पर कैसे कैसे उल्टे सीधे अमल करता रहा है। इस बिल्ली का रोना धोना तो मुझे किसी गहरे अमल का नतीजा ही लगता है। मैंने सुन रखा है, काली बिल्ली के अंदर हमेशा बुरी चीज़ें ही छुपी होती हैं। पता नहीं यह हमारे पड़ोस में क्या खतरनाक सिलसिला चल पड़ा है। उसकी आंखों में खौफ छलकता था। तुम फिक्र न करो जुलेखा बीबी, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। मैं हाथ पाँव बचाकर ही काम करने का आदी हूँ और जब मेरे सामने बुरी चीज़ें हों तो मैं इनसे भी ज़्यादा बुरा हो जाता हूँ। आज रात को अगर वो काली बिल्ली साईं के सहन में आ जाती है तो समझो फिर उसका राज नहीं रहेगा। मैं इसकी हकीकत और उसके बहन के मकसद तक रसाई हासिल कर लूँगा। आज के बाद वो तुम लोगों को परेशान करने के लिए इधर का रुख नहीं करेगी। जुलेखा की आंखों में मौजूद खौफ और हिरास में ज़रा कमी वाक़ई न हुई। वो कुछ हद से ज़्यादा ही तोहम परस्त औरत थी। शेख लतीफ़ ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैं उठकर खड़ा हो गया। वहाँ से रुखसत होते वक्त मैंने उन्हें सख्ती से हिदायत कर दी कि वो इस वाक़ये का किसी से भी जिक्र न करें, कम से कम आज की रात को गुजर जाने दें। मुझे यकीन था कि मैं आधी रात के बाद किसी हतमी नतीजे पर ज़रूर पहुँच जाऊँगा। इसी शाम एएसआई जावेद मुग़ल वापस आ गया। वो अकेला ही था। उसके साथ मैंने जिन 2 कांस्टेबल्स को रवाना किया था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने इसे खासा उलझा हुआ पाया तो उसकी उलझन का सबब दरियाफ्त कर लिया। उसने बताया कि मलिक साहब, मैं ये पता चलाने में कामयाब हो गया हूँ कि चौधरी नूर आलम का ताल्लुक जिस मौज़ा कक्करवाली से है वो ज़िला झंग में वाक़ है। फिर इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? मैंने उसकी हालत के पेश नज़र कहा, क्या तुमने चौधरी से साईं के बारे में इस्तफसार किया? मैं नूर आलम से मिला हूँ जनाब, एएसआई ने बताया, लेकिन वो इस बात से इनकारी है कि चंद रोज़ पहले कोई साईं उसके पास पहुँचा है। मैंने इसे वो पर्चा भी दिखाया। उसने पर्चे और साईं से लाताल्लुकी का इजहार किया है। चौधरी ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि वो किसी साईं को नहीं जानता,
मगर एएसआई जुमला नामुकम्मल छोड़कर जरा देर को खामोश हुआ, फिर मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला, मगर मेरा ख्याल है कि चौधरी सरासर झूठ बोल रहा है। साईं कक्करवाली पहुंचा जरूर है। तुम्हारे इस ख्याल का सबब क्या है? मैंने तेज लहजे में पूछा। उसने बताया, मैंने चौधरी की हवेली की तरफ जाने से पहले कक्करवाली में इधर उधर घूम फिर कर भी थोड़ी तफ्तीश की थी, और इस तफ्तीश का नतीजा ये है कि साईं इस गांव में पहुंचा है। ओह, मैंने एक तवील सांस खारिज की। इसका मतलब है कि चौधरी दानिस्ता साईं को कवर दे रहा है, गोया वो इसके जुर्म से वाकिफ है। मुझे उम्मीद है कि साईं को चौधरी ने कहीं रुपोश कर दिया होगा। मुझे भी यकीन है, क्योंकि साईं कक्करवाली में कहीं नजर नहीं आया, जावेद मुगल ने कहा। मैंने चौधरी को साईं की तस्वीर भी दिखाई थी। तस्वीर देखने के बाद वो थोड़ा चौंका तो जरूर था, फिर दूसरे ही लम्हे उसने अपने चेहरे के तासुरात पर काबू पाते हुए साईं से नावाकिफियत का इजहार कर दिया। इसका मतलब है कि चौधरी नूर आलम को किसी जबरदस्त तरीके से खींचना पड़ेगा। मैंने संजीदगी से कहा, वो आसानी से हाथ आने वाली मछली नहीं। एएसआई ने कहा। मैंने चौधरी के तेवर देखते हुए एक चाल चली। मैंने यही जाहिर किया जैसे मुझे इसकी बात का एतबार आ गया हो। मैंने इससे कहा कि मैं अब सीधा मौजा कक्करवाली ऑफ सरगोदा जाऊंगा। शायद हमारा मतलूब साईं उस गांव में मिल जाए। हालांकि हकीकत यह है कि मैं पहले सरगोदा और फिर झंग गया था। ये तुमने बहुत अच्छा किया, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। इस तरह वो बहुत ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा नहीं करेगा, सोचेगा कि बला टल गई। मैं इसी दौरान में उसकी और साईं की खबरगिरी के लिए झंग पहुंच जाऊंगा। एक लम्हे को रुककर मैंने उससे पूछा, जावेद, तुम्हारे साथ जो 2 कांस्टेबल्स गए थे, उन्हें कहाँ छोड़ आए हो? मैं उन्हें कक्करवाली के आसपास ही छोड़ आया हूँ, और हिदायत कर दी कि वो गांव में आने जाने वालों पर गहरी निगाह रखें। अगर साईं वहीं कहीं छुपा बैठा है तो इसे गांव छोड़ने का मौका न मिल सके। एएसआई ने वजाहत करते हुए बताया, मैं यहाँ आने से पहले कक्करवाली से मुतालिका थाने भी गया था और थाना इंचार्ज से मिलकर उसे सूरत हाल से आगाह कर दिया है। इंचार्ज ने अपने ताउन का भरपूर यकीन दिलाते हुए कहा है कि वो अपने अमले से भी कक्करवाली की निगरानी करवाएगा। मैंने सताइशी नज़र से जावेद मुगल को देखा और खुश होकर कहा, तुमने बड़ा पक्का काम कर दिया है। मैं कल सुबह जंग रवाना हो जाऊंगा। आज की रात काली बिल्ली का नतीजा भी सामने आ जाएगा। काली बिल्ली? एएसआई ने चौंक कर हैरत से मुझे देखा। जवाब में मैंने उसे मुख्तसर अल्फाज में साईं के सहन में पेश आने वाले वाक़े से आगाह किया। मेरे खामोश होते ही उसने भी वही खदशा जाहिर किया जैसा कि मैंने सोचा था। मैंने उसे बताया कि मैंने सहन के एक एक इंच को ठोक बजाकर देख लिया है, लेकिन कहीं भी खुदाई के आसार दिखाई नहीं दिए। मैंने भी साईं की तलाश में लोगों से इस्तफसार करते हुए एक खूबसूरत औरत का भी जिक्र किया था, मगर जिसने भी साईं की कक्करवाली में मौजूदगी की हामी भरी, उसने बुशरा के बारे में कतई लाइल्मी का इजहार किया है। एएसआई मुतफक्किर लहजे में बोला, इससे तो यही जाहिर होता है कि बुशरा उसके साथ नहीं थी, वो अकेला ही कक्करवाली पहुंचा है। मैंने गंभीर लहजे में कहा, एक मर्तबा इस मरदूद साईं की गर्दन हाथ आ जाए तो फिर बुशरा के बारे में इसकी ज़बान खुलवाना कुछ मुश्किल ना होगा। इस बात का तो मुझे पक्का यकीन है कि बुशरा की गुमशुदगी में सरासर उसी का हाथ है। चले देखते हैं आज रात वो काली बिल्ली क्या तमाशा दिखाती है। एएसआई ने पुरसोच अंदाज में कहा। मलिक साहब, मैं भी आपके साथ ये तमाशा देखने जाऊंगा। एएसआई की फरमाइश में गहरी दिलचस्पी रची बसी थी। इसे अपने साथ रखने के लिए मैंने हामी भर ली। हम लोग 11 बजे रात शेख लतीफ़ के घर पहुंच गए। हम खाना खाकर गए थे, इसलिए साफ मना कर दिया। ताहम वो चाय पानी से हमारी तवाज़ो किए बिना न रहा। वो गर्मियों का सीज़न था, लिहाजा हमने शेख लतीफ़ के मकान की छत पर डेरा लगा लिया। इस मकाम से साईं का पूरा सहन बखूबी नज़र आता था। मैं थाने से रवाना होते वक्त एक ताकतवर टॉर्च भी अपने साथ ले आया था। अगरचे इन दिनों चांदनी रातें थीं, ताहम टॉर्च की ज़रूरत किसी भी वक्त पेश आ सकती थी। पता नहीं वो काली बिल्ली हमें कौन सा करतब दिखाने वाली थी। मेरे और एएसआई जावेद मुगल के अलावा शेख लतीफ़ भी वहीं छत पर मौजूद था। हमने कोई 11:30 बजे से साईं के सहन की निगरानी शुरू कर दी, जिसके वस्त में नीम का एक छतनावर दरख्त इस्तादा था। शेख लतीफ़ की बीवी जुलेखा के मुताबिक वो काली बिल्ली आधी रात के बाद ही अपना बैन शुरू करती थी, और शेख ने इस बात की तस्दीक की थी कि वो अपना तमाशा नीम के दरख्त तले दिखाती थी। 11:30 से 12 बजे, फिर देखते देखते रात का 1 बज गया।
हम बड़ी तवज्जो से इस बिल्ली का इंतजार कर रहे थे जो गुज़िश्ता 3 रातों से नीम के पेड़ तले आहो बुका का एक बाजार गर्म करती रही थी, लेकिन इस रात दूर दूर तक उसकी आमद के आसार नजर नहीं आए। जब रात का 1:30 बज गया तो मैंने उकताहट आमेज लहजे में शेख लतीफ़ से कहा, शेख साहब, कहाँ रह गई वो काली बिल्ली? कहीं इसे किसी हवाई मखलूक ने हमारे मोर्चे की इतला तो नहीं दे दी और एहतियातन उसने इधर आने का इरादा तक कर दिया हो। भाई, हमारी तरह इन लोगों में भी तो मुखबिर किस्म की चीज़ें होती होंगी ना। मेरे अंदाज में हल्का सा तंज शामिल था। शेख लतीफ़ ने नदामत आमेज लहजे में कहा, थानेदार साहब, मुझे इस वक्त आपके सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अगर मैंने अपनी आंखों से इसे मातम करते हुए न देखा होता तो अपनी बीवी की बात का कभी यकीन न करता। वो चंद लम्हात के लिए खामोश हुआ, फिर खिजालत भरे अंदाज में सर को झटकते हुए बोला, इस कमबख्त को भी आज ही नागा करना था। मुझे आपकी नज़र में खामखा झूठा बना दिया। शेख लतीफ़ को मैंने खत दर्जा माकूल पाया था। इसकी जगह अगर कोई और होता तो मैं सोच सकता था कि उसने हमें कोई चक्कर देने के लिए काली बिल्ली वाला वो ढोंग रचाया होगा। शेख की तरफ से मुझे ऐसी हिमाकत की तवक्को नहीं थी। आज की गैर हाजिरी में सरासर इसी बिल्ली का कसूर था। मैंने शेख लतीफ़ की तरफ देखते हुए दिलजोई वाले अंदाज में कहा, शेख साहब, खामखा दिल छोटा ना करें। एक छोटे से जानवर का क्या भरोसा? इसे क्या मालूम था इसकी गैर हाजिरी से आपकी सुबकी हो जाएगी? एक लम्हे की तवक्को से मैंने इजाफा करते हुए मजाक के रंग में कहा, शेख साहब, आपने गुज़िश्ता रात इस बेचारी को बड़े गुस्से में हिचकारा भी तो दिया था ना। दुम दबाकर कहीं भाग गई होगी। इसके लबों पर खिफ़त आमेज मुस्कुराहट उभरी, ताहम वो खामोश ही रहा। हमने उसे खुदा हाफिज कहा और उसके घर से निकल आए। वो टांगे तक हमें छोड़ने आया और जब हम टांगे में सवार हो गए तो उसने लजाजत भरे लहजे में कहा, थानेदार साहब, मैं एक मरतबा फिर आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि बस बस शेख साहब, इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी भी ज़ाहिर न करें। मैंने उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही टोक दिया। ये तो अच्छा ही हुआ वो साईं के सहन का रास्ता भूल गई, वरना खामखा आपकी बीवी के वाहिमों में इजाफा हो रहा था। मैं एक लम्हे के लिए रुका और फिर राजदाराना अंदाज में कहा, आप जुलेखा से जाकर ये कहें कि थानेदार ने एक मखसूस अमल से बिल्ली को भगा दिया है। अब वो भूल कर भी इधर का रुख नहीं करेगी। इस तरह उसका खौफ दूर हो जाएगा। 2 बजे से थोड़ा पहले हम वापस थाने पहुंच गए। अगली सुबह मैं देर से सोकर उठा। इसका एक सबब यह भी था कि गुज़िश्ता रात सोते सोते 3 बज गए थे। मैं अमूमन इशा की नमाज के बाद बिस्तर पर लेट जाता हूँ और अलस सुबह उठने का आदी हूँ। बहरहाल लगभग 10 बजे मैं कक्करवाली जाने के लिए थाने से रवाना हुआ कि शेख लतीफ़ एक मरतबा फिर हमारे पास पहुंच गया। वो इस वक्त खासा पुरजोश दिखाई देता था। मैंने उसका सबब पूछा तो वो इज़्तिरारी लहजे में बोला, थानेदार साहब, काली बिल्ली का राज खुल गया है। मैंने कुछ न समझते हुए पूछ लिया, क्या रात को वो हमारे रुखसत होने के बाद साईं के शहर में आई थी? नहीं जी, वो जल्दी से बोला, अब तो वो कहीं भी आने जाने के काबिल ही नहीं रही। उसने खासे दिल गिरफ्तार अंदाज में बताया, हमारी गली के आखिरी सिरे पर जो कचरे का ढेर है ना, वो उधर मरी पड़ी है। मैं सुबह अपनी दुकान की तरफ जा रहा था तो उसे देखा। ओह, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा, इसीलिए वो गुज़िश्ता रात साईं के सहन में हाजिरी नहीं दे सकी। बहरहाल बिल्ली कम खौफ दूर। मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया और बात को मुकम्मल करते हुए कहा, काली बिल्ली की मौत से आपकी परेशानी तो ख़त्म हुई। इन औरतों की परेशानियां कभी ख़त्म नहीं होती जनाब। वो मायूसाना अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली, अब जुलेखा को एक और वहम ने आ घेरा है। वो कहती है कि इस बिल्ली को बाहर की शय ने कत्ल किया है। साईं का आस्थाना बहुत भारी जगह है, हमें अपनी रिहाइश तब्दील कर लेनी चाहिए, वरना बैठे बिठाए किसी लपेटे में आ जाएंगे। मैंने उसका कंधा थपका और तसल्ली आमेज लहजे में कहा, आप फिक्र न करें शेख साहब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो कोई फिक्र नहीं जनाब, वो गहरी संजीदगी से बोला, बस मेरी घरवाली से जाकर कह दो कि काली बिल्ली तो अपने अंजाम को पहुंच गई। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया, इसका अंजाम अच्छा हुआ है या बुरा, इसको भूल जाओ, लेकिन मैं इस बागड़ बिल्ले का अंजाम बहुत भयानक करने वाला हूँ। इसके बाद आपके पड़ोस से हर किस्म का साया जाता रहेगा। मैंने अभी तक शेख लतीफ़ को यह नहीं बताया था कि हम साईं का सुराग लगा चुके हैं और मैं मौसा कक्करवाली जाने के लिए तैयार बैठा हूँ। उसने चौंक कर हैरत भरी नज़र से मुझे देखा और बोला, बागड़ बिल्ला? मैं साईं की बात कर रहा हूँ, मैंने वजाहत करते हुए कहा। आपने तो बनफ्से नफीस इसे कई बार देखा होगा, मैंने तो उसकी सिर्फ तस्वीर ही देखी है।
वो किसी जंगली बिल्ली की मानिंद ही तो दिखाई देता है। क्या आपने इस साईं का पता लगा लिया? पता भी और ठिकाना भी, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मैं इसे लेने ही जा रहा हूँ। शाम से पहले वो आपको इस थाने की हवालात में मिलेगा। उसने हमदर्दी भरे लहजे में इस्तफसार किया। क्या बुशरा का भी सुराग मिल गया? उसके बारे में फ़िलहाल कोई इतला नहीं है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। साईं एक मरतबा काबू आ जाए, फिर बुशरा की तफसील मालूम हो जाएगी। शेख लतीफ़ को रुखसत करने के बाद मैं मौजा कक्करवाली रवाना हो गया। मैंने सिर्फ एक कांस्टेबल सफदर अली को अपने साथ रखा था। 2 कांस्टेबल पहले से वहाँ मौजूद थे। साईं को काबू करने के लिए इतनी नफरी बहुत थी। मैं सीधा मुतालिका थाने पहुंचा और थाना इंचार्ज से मिला। मलिक मुबीन ने बड़ी गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया। रस्मी अलग सलग के बाद मैं मौजू की तरफ आ गया और पूछा, मेरे मतलूबा अफराद के बारे में क्या खबरें हैं मलिक साहब? मैंने निहायत ही राजदाराना अंदाज में तहकीक की है और सिर्फ एक शख्स का सुराग लगाने में कामयाब हो गया हूँ। मलिक मुबीन ने गहरी संजीदगी से कहा, आपके मतलूबा साईं को चौधरी नूर आलम ने अपनी हवेली में पनाह दे रखी है, लेकिन आपने बुशरा नामी जिस औरत का जिक्र किया है वो हवेली के अंदर मौजूद नहीं, बल्कि मेरी तफ्तीश के मुताबिक साईं अकेला ही कक्करवाली पहुंचा है। ओह, मैंने एक तवील सांस खारिज की। बुशरा के बारे में अब साईं ही से पूछना पड़ेगा। एक लम्हे को रुककर मैंने इजाफा करते हुए कहा, चौधरी नूर आलम को तो किसी किस्म का कोई शक नहीं हुआ ना? सवाल ही पैदा नहीं होता मलिक साहब, मलिक मुबीन ने अपनी मूछों को ताव देते हुए कहा। मैंने इस सिलसिले में बहुत एहतियात बरती है, क्योंकि ये सिर्फ आप ही का नहीं बल्कि मेरा भी मिशन है। वो चंद लम्हात के लिए सांस लेने को रुका और फिर बात जारी रखते हुए बोला, ये चौधरी नूर आलम भी बंदा ठीक नहीं। गाहे बगाहे इसकी शिकायत मुझ तक पहुंचती रहती हैं, लेकिन इस पर हाथ डालने का मुझे मौका नहीं मिला। इत्तेफाक से मौका अब हाथ लगा है। आप साईं के मामले से निपटना, मैं एक मुजरिम को पनाह देने के जुर्म में चौधरी को धर लूंगा। आइडिया अच्छा है, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। इस नेक काम में एक लम्हे की ताखीर भी मुनासिब नहीं होगी। आइंदा 10 मिनट के अंदर हम तीनों थाने से निकलकर चौधरी की हवेली की सिमत रवाना हो गए। 3 कांस्टेबल मेरे अमले के थे, 3 मलिक मुबीन ने अपने थाने की नफरी में से ले लिए। कक्करवाली पहुंचते ही हमने इन 6 कांस्टेबल्स को चौधरी की हवेली के चारों तरफ फैला दिया। वो सब सादा लिबास में थे, लिहाजा किसी को इनकी सरगर्मी पर शक नहीं गुजर सकता था। उन्होंने इस तरह हवेली को अपने नरक़े में ले लिया कि हवेली के किसी भी हिस्से से अंदर बाहर जाने वाला इनकी नज़रों से पोशीदा नहीं रह सकता था। उन्हें हिदायत कर दी गई कि किसी भी शख्स को काबू करने के लिए वो कोई भी इंतहाई कदम उठा सकते हैं। मैं मलिक मुबीन के साथ हवेली के अंदर चला गया। चौधरी नूर आलम ने बड़ी बेदिली से हमारा इस्तकबाल किया। वो मुबीन का सूरत आशना था, इसे देखते ही पहचान गया। मैं सादा लिबास में था, लिहाजा उसने मुझ पर एक उचटती सी नज़र डाली और मलिक मुबीन की जानिब मुतवज्जे होते हुए बोला, मलिक साहब खैरियत तो है? आपको मुझ जैसे नाचीज से क्या काम पड़ गया? चौधरी के अंदाज में गहरा तंज भरा हुआ था। इससे मुझे ये समझने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई कि वो अपने इलाके के थाना इंचार्ज से खुश नहीं था और ये सूरत हाल एक तरफा नहीं थी। नूर आलम मुझे एक मगरूर और उजट किस्म का चौधरी महसूस हुआ। ऐसे लोग अपनी ताकत के घुमंड में किसी को कुछ नहीं समझते। मलिक मुबीन की बरगश्तगी बजा थी। उसने चौधरी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, काम मुझे नहीं बल्कि इन मलिक साहब को है। उसने मेरी तरफ इशारा किया और बात जारी रखते हुए कहा, इनके 2 बंदे खो गए हैं, जिनकी तलाश में ये कक्करवाली से आए हैं। मैं तो खामखा अपनी थानेदारी चमकाने इनके साथ चला आया हूँ। ओहो, 2 मलिक साहब, क्या ये आपके रिश्तेदार हैं? चौधरी ने तंजिया लहजे में मलिक मुबीन से सवाल किया था, लिहाजा जवाब भी उसी ने दिया और बड़ा मुदल्लिल जवाब दिया। उसने कहा, पेशे के लिहाज से ये मेरे पेटी भाई हैं, मेरी तरह ये भी उधर अपने थाने के इंचार्ज हैं। चौधरी ने चौंक कर मुझे देखा और सीधा होकर बैठते हुए बोला, आपको जिन 2 बंदों की तलाश है, इनसे मेरा क्या ताल्लुक वास्ता? आप मेरे पास क्यों आए हैं? उसके बदलते हुए तेवर ने मुझे बता दिया कि कोई गड़बड़ है। चौधरी के हाथ साफ नहीं हैं। वो साईं और बुशरा के मामले में पूरी तरह मुलविस है। मैंने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, चौधरी साहब, आपका मेरे मतलूबा बंदों से बड़ा गहरा ताल्लुक वास्ता है। आपने इन्हें अपनी हवेली में पनाह दे रखी है। मेरा इशारा साईं और बुशरा की तरफ है। साईं, बुशरा? उसने अपने तईं लाइल्मी की अदाकारी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में कोई दम नहीं था। वो मुंह बिगाड़ कर बोला,
ये किस खेत की मूलियाँ हैं? इस वक्त तो ये मूलियाँ आपके खेत में बाहर दिखा रही हैं, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में तकते हुए कहा, और मैं इन्हें उखाड़ने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? वो बिफर गया। क्या आप ये कह रहे हैं कि मैंने 2 मुजरिमों को अपनी हवेली में पनाह दे रखी है? बरहमी और गुस्से की शिद्दत ने चौधरी की ज़बान को हमारे हक में फेर दिया था। मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, ये इल्ज़ाम नहीं बल्कि हकीकत है नूर आलम, और तुमने 2 मुजरिमों का जिक्र करके ये तस्लीम कर लिया है कि तुम साईं और बुशरा से वाकफियत रखते हो, क्योंकि मैंने तो अभी तक इन्हें मुजरिम कहा नहीं, मैंने तो सिर्फ 2 बंदों का हवाला दिया था। इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। तासुरात से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो अपनी गलती पर खासा बौखला गया था। मामलात को संभालने की कोशिश करते हुए उसने कदरे नरमी से पूछा। उसका मुखातिब मैं था। आखिर साईं और बुशरा का मामला क्या है? मामला बहुत सादा है और आप इस मामले में अनजान बनने की कोशिश ना ही करें। मैंने भी नरमी का जवाब नरमी से ही दिया। 3 दिन पहले मेरे थाने का एक एएसआई जावेद मुगल भी आपके पास आया था, लेकिन आपने बड़ी खूबसूरती से उसे टाल दिया। मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ किया और कहा, चौधरी नूर आलम, मैं टलने वाला नहीं हूँ। मेरे मतलूबा बंदे आपकी हवेली ही से बरामद होंगे और आपकी आंखों के सामने बरामद होंगे। नूर आलम ने पुरतशवीश नज़र से बारी बारी हम दोनों को देखा, फिर मुझ पर निगाह टिकाकर बोला, हाँ मुझे याद तो आ रहा है, कोई एएसआई पूछता पाछता इधर आया तो था, लेकिन मैंने इस सिलसिले में अपनी लाइल्मी जाहिर की थी और आप लोगों से भी माजरत ही चाहूँगा। नूर आलम की ठिठाई के पेश नज़र मैंने मलिक मुबीन की तरफ देखा। उसी ने मुझे यकीन दिलाया था कि साईं को चौधरी ने पनाह दे रखी है। मलिक मुबीन ने चौधरी से कहा, ठीक है, अगर आपका साईं और बुशरा से कोई ताल्लुक नहीं तो फिर परेशान क्यों हो रहे हैं? हम आपकी हवेली की तलाशी लेंगे और अपना इत्मीनान करके वापस चले जाएंगे। आप मेरी हवेली की तलाशी लेंगे? वो बेयकीनी से बोला। इसमें हर्जी क्या है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपके हाथ साफ हैं, पर तलाशी पर क्यों मोतरिज हैं? आपके अंदाजे से तो ये जाहिर होता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा। आप लोग ज़रा बैठक ही में ठहरें, मैं अभी आता हूँ। इसके साथ ही वो उठकर खड़ा हो गया। हम दोनों ने मायनखेज नज़रों से एक दूसरे को देखा और हम भी उठकर खड़े हो गए। मैंने तहकमाना अंदाज में कहा, चौधरी नूर आलम, तुम्हें कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं, हम हैं ना? वो पलटा और मुनाफिकत भरे अंदाज में बोला, ओ बादशाह हो, आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं। मैं तो बीवियों को ज़रा पर्दे का कहने जा रहा हूँ। बात ख़त्म करते ही वो बैठक से निकलकर हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया। मैंने तशवीश भरे लहजे में कहा, बीवियों के पर्दे की बात तो एक बहाना है। चौधरी उधर कोई गड़बड़ करने गया है, वो साईं को कहीं इधर उधर न करते। बाहर हमारे सादापोश मौजूद हैं, मलिक मुबीन ने कहा। अगर साईं ने फरार होने की कोशिश की तो वो लोग उसे पकड़ लेंगे। मैंने अमल पर आमादा लहजे में कहा, वो 6 अफराद तो हवेली के बाहर हैं ना, हमें अंदर से कोशिश करना होगी। ये ज़रूरी नहीं कि चौधरी साईं को किसी चोर रास्ते से बाहर ही निकाले। वो हवेली ही के अंदर भी किसी ऐसी जगह छुपा सकता है जहाँ तक हमारी नज़र की रसाई ना हो। रुक कर मैंने इजाफा किया, आप तो काफ़ी समझदार हैं मलिक साहब। हवेलियों में तो ऐसे पोशीदा और नाकाबिल रसाई मकामात ख़ास तौर पर बनाए जाते हैं। उसने पुरमाइनी अंदाज में सर हिलाया और बोला, चौधरी की वापसी का इंतज़ार करना वक्त ज़ाया करने बल्कि मौका गंवाने के मुतरादिफ होगा। हमें फ़ौरन एक्शन में आना होगा। फिर हमने पल भर में आंखों ही आंखों में लाहे अमल तैयार किया और बेदार मगजी के साथ हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गए। ये अगरचे एक गैर शरीफाना हरकत थी, ताहम बाज़ औक़ात हालात का तकाजा ऐसी नाशाइस्ता और गैर महज़्ज़ब हरकत पर मजबूर कर देता है। हम 2 मुख्तलिफ ज़ावियों से हवेली के अंदरूनी हिस्से में घुसे और मुख्तलिफ कमरों और राहदारियों से होते हुए हवेली के अक़वी हिस्से में निकल आए, और इसी वक्त मेरी नज़र एक ऐसे मंजर पर पड़ गई कि मैं चौंके बिना न रह सका। मैंने एक शख्स को अक़वी दीवार फलांगते हुए देखा। रिवॉल्वर को मेरे हाथ में पहुँचने में एक लम्हे की ताख़ीर न हुई और मैंने ललकारने वाले अंदाज में कहा, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। वो मेरी धमकी में न आया और बड़ी अफरा तफरी में दीवार की दूसरी जानिब कूद गया। मैंने इसी सिमत एक हवाई फायर कर दिया। मैंने मफरूज शख्स को निशाना बनाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि गोली चलाने का मकसद ये था कि हवेली के अक़वी हिस्से की निगरानी करने वाले कांस्टेबल्स रेड अलर्ट हो जाएं और भागने वाले के लिए कोई चांस बाकी ना रहे। इसके बाद मैंने मलिक मुबीन से कहा, मलिक साहब, आप हवेली के अंदर चौधरी से निपटें। इतनी देर में मैं बाहर की सूरत हाल जांच कर आता हूँ। लगता है कि मेरा शिकार
उधर ही गया है। मलिक मुबीन ने इस बात में सर हिलाया और रिवॉल्वर निकालकर दोबारा हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया। मैं दीवार के साथ साथ दौड़ते हुए हवेली के मेन गेट पर पहुंचा और फिर बाहर निकल आया। हवेली के अकब तक रसाई हासिल करने में मुझे बमुश्किल 1 मिनट लगा होगा। फरार होने वाला शख्स अपनी वज़ीक़ते और हुलिये से साईं के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। इस वक्त वो 2 कांस्टेबल उसके काबू में थे। मैं इनके नज़दीक पहुंचा तो इनमें से एक ने फूली हुई सांस के साथ कहा, मलिक साहब, इस कमबख्त में किसी सांड की सी ताकत है, हमें तो घुमा कर रख दिया है। इसी दौरान में दूसरे 4 कांस्टेबल्स भी वहां पहुंच गए। मैंने फौरन साईं को उल्टी हथकड़ी लगाई और उसके मुंह पर एक सन्नाटेदार तमाचा रसीद करते हुए कहा, इसने जितना घुमाना था घुमा लिया, अब इसके घूमने की बारी है और मैं तो इसको ऐसा घुमाऊंगा कि। मैंने जुमला अधूरा छोड़ा और इस पीर फरतूत की आंखों में देखते हुए कहा, बुशरा कहाँ है? कौन बुशरा? उसने चौंकने की अदाकारी की। मैंने उसके मुंह पर एक और थप्पड़ मारा और कुसीले लहजे में कहा, तुम्हारी याददाश्त वापस लाने के लिए थाने ले जाना पड़ेगा। उधर हवालात में वो गधा भी मौजूद है जिसकी बीवी के बारे में मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। पता नहीं आप किन लोगों का जिक्र कर रहे हैं? वो बेजारी से बोला। मैं सलीम और उसकी बीवी बुशरा का जिक्र कर रहा हूँ। मैंने जहर भरे लहजे में कहा, वही मियाँ बीवी जो तुम्हारे पड़ोसी हैं और तुम दोनों को अलग अलग महाज पर बेवकूफ़ बनाते रहे हो। उसने एक मरतबा फिर तजाहुले अरफाने से काम लेना चाहा और जवाबन मैंने वहीं लात मुका करके उसका हुलिया टाइट कर दिया। मेरे सलूक पर वो मुझे बड़ी बड़ी धमकियां देने लगा। वो मुझे अपने जलाल से डराने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी दुर्गत को जारी रखते हुए कहा, तुम जब मेरा कमाल देखोगे ना तो अपने जलाल को भूल जाओगे। कमबख्त, सीधी तरह बता दो बुशरा कहाँ है, वरना मुझे इधर ही थाना लगाना पड़ेगा। वो मुसलसल पिटता रहा लेकिन बुशरा के सिलसिले में उसने जबान खोल कर नहीं दी। शायद वो इस खुशगवानी में था कि चौधरी उसे बचा लेगा। मैं उसे धकेलते हुए हवेली में ले आया ताकि वो अपने पुश्तपना का शानदार हशर देख सके। इस दौरान में मलिक मुबीन ने चौधरी नूर आलम पर काबू पा लिया था। इसे बाकायदा हथकड़ी तो नहीं लगाई गई थी, ताहम वो गिरफ्तारी ही की हालत में था। हवेली की तफसीली तलाशी के बावजूद भी कहीं से बुशरा का सुराग न मिल सका। पता नहीं जलील इंसान ने एक बेवकूफ़ शौहर की हसीन और शादाब बीवी के साथ क्या किया था। साईं की नापाक जबान का जंगालूद कुफल थाने पहुँच कर ही खोला जा सकता था। मैंने मलिक मुबीन से कहा, मलिक साहब, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मतलूबा अफराद में से एक बंदा तो हाथ लग गया, दूसरी बंदी मैं इसके अंदर से निकाल लूँगा। आप अपने चौधरी साहब को संभालें और मुझे जाने की इजाज़त दें। उसने तशक्कुराना अंदाज में कहा, मलिक साहब, आपकी वजह से मुझे भी मौका मिल गया, वरना चौधरी साहब तो पट्टे पर हाथ ही नहीं रखने देते थे। अब इनकी मिजाज पुरसी लाजमी हो गई है। इसमें तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही कि उन्होंने एक मुजरिम को पनाह दी है और किसी मुजरिम को पनाह देना आनत जुर्म में शुमार होता है और इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा भी कानून की किताबों में रकम है। चौधरी नूर आलम मानदाना अंदाज में मलिक मुबीन को घूर कर रह गया, ताहम जबान से कुछ न बोला। मुझे यकीन था कि हमारे जाने के बाद वो मलिक मुबीन से सौदेबाजी की कोशिश और जान मारी से ज़रूर करेगा। मुबीन ने हमसे ताउन किया था कि उसके पेश नज़र बड़े वसूख से कहा जा सकता था कि वो उसूलों पर सौदेबाजी नहीं करेगा। मैं अपने स्टाफ और सिहा करतूत पीर फरतूत के साथ कक्करवाली से वापस लौट आया। रास्ते भर साईं किसी गहरी सोच में डूबा रहा। वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि जैसे वो कोई अमल कर रहा हो जिसके नतीजे में वो मुझे भाप बनकर उड़ा देगा या फिर मक्खी बनाकर बस की छत पर बिठा देगा। इस पुरस्रार खामोशी के दौरान वो गाहे बगाहे अपनी सुर्ख आंखों से मुझे घूर भी लेता था। देखने का अंदाज जाहिर करता था जैसे वो बज़बाने खामोशी मुझसे कह रहा हो, बच्चू, मुझसे टकराने का अंजाम बहुत भयानक होगा। मैं साईं की इन खामोश धमकियों से जरा भी मुतासिर न हुआ और बखैर आफियत इसे अपने थाने की हवालात में पहुंचा दिया। मैंने ऐसे जलाली नकली बाबा बहुत देख रखे थे जो चर्च के सुट्टे लगा लगा कर अपनी आंखों को सुर्ख कर लेते हैं। मैं इस किस्म के मुस्टंडों से निमटना बखूबी जानता था। मैंने लात जूते की मदद से साईं की थोड़ी बहुत पीरी तो वहीं निकाल दी थी कक्करवाली में। रही सही कसर तफ्तीश के दौरान निकल जाती और कुछ नहीं कहा जा सकता था कि वो सिर्फ नाक ही के रास्ते निकलेगी। हवलदार फैज़ मोहम्मद बहुत खुश था। वो हट्टे कट्टे साईं को देखकर मचल गया, मलिक साहब, इसे एक रात के लिए मेरे हवाले कर दें, फिर देखें मैं किस तरह इसकी ज़बान से बुशरा के बारे में उखलवाता हूँ।
माशाल्लाह, इस किस्म के अज़ाइम से तो तुम खासे जवान लग रहे हो, मैंने तीखे अंदाज में कहा, वरना जब हट हरामी का मूड हो तो तुम बुढ़े बाबे बन जाते हो। वो खिजालत आमेज अंदाज में हंसा और कहने लगा, मलिक साहब, मैं बुढ़ा तो हो गया हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि इस आखिरी हिस्से में मुझे साईं जैसे रूहानी बुजुर्ग की थोड़ी खिदमत कर लेने दें। हो सकता है इस तरह मेरी आक़िबत संवर जाए। आक़िबत संवारने का हक हर इंसान को हासिल है, लिहाजा मैंने हवलदार फैज़ मोहम्मद को एक पीर फरतूत की मुट्ठी चापी पर मामूर कर दिया। इस खिदमत गुजारी से पता नहीं हवलदार की आक़िबत संवरी या नहीं संवरी, अलबत्ता साईं की आखिरत ज़रूर ख़राब हो गई। फैज़ मोहम्मद ने रास्ते भर साईं की वो खातिर की कि सुबह तक वो किसी रिकॉर्ड के मानिंद बजने के लिए तैयार हो चुका था। मैंने इस नंगे इंसानियत का इकबाली बयान नोट किया, जिसके मुताबिक वो मेरे कायम करदा अंदाजे पर पूरा उतरा था। उसने इकरार किया कि बुशरा के साथ अपने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए ही उसने सलीम को कब्रिस्तानी चक्कर में डाला था। वो बेवकूफ़ यही समझता रहा कि साईं के बताए हुए अमल से बुशरा उसके काबू में आ जाएगी और वो खबीस पेशवा उसकी बीवी पर कब्जा मजबूत करता गया। बुशरा को उसने अपनी लच्छेदार जलाली बातों में इस तरह उलझाया कि वो एक हविस परस्त शख्स के हाथों का खिलौना बनकर रह गई। खिलौना खेलने के लिए होता है, ये जिसके हाथ में हो वही इसको तोड़ के कचरे के ढेर पर फेंक देता है। बुशरा भी टूट गई, टूट कर बिखर गई, मगर साईं ने अपने जुर्म के सबूत को कहीं फेंकने की बजाय एक महफूज जगह छुपा दिया ताकि कोई उसकी खबासत से वाकिफ ना हो सके। अगर वो मेरे हत्थे न चढ़ता तो शायद बुशरा की अकड़ी हुई लाश खिज़ां से पहले किसी की निगाह में न आती। मैं साईं की निशानदही पर एक मरतबा फिर उसके आस्थाने पहुंच गया। इस मरतबा सरकारी फोटोग्राफर भी मेरे हमरा था। हमने बांस वाली सीढ़ी को छत से हटाकर नीम के दरख्त के तने से लगा दिया। फिर घने दरख्त के ऊपरी सिरे तक पहुंचने में हमें किसी दुश्वारी का सामना नहीं हुआ। जहां बुशरा की बेहुरमत लाश मुख्तलिफ शाखों के बीच में इस तरह फंसाई गई थी कि आज खुद उसके नीचे गिरने का इम्कान नहीं था। अलबत्ता मौसम खिज़ा में जब पतझड़ के बाद वो दरख्त टुनमुन रह जाता तो बुशरा का बेगौर कफन लाशा हर खासो आम की तवज्जो का मरकज बन जाता। बुशरा की लाश की दरियाफ्त के बाद बिल्ली के बैन की हकीकत भी खुल गई। बिल्ली और इसी जैसे दूसरे हैवान बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। इनके हवास हैवान नातिक से कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं और वो बहुत सी ऐसी बातों को महसूस कर लेते हैं जिधर फूले से भी इंसान का ध्यान नहीं जाता। या तो इस काली बिल्ली ने साईं को वो मज़मूम कार्रवाई करते हुए देख लिया था और जानती थी कि बुशरा की सितम रसीदा लाश को कहाँ छुपाया गया है, या फिर ये इसका हैवानी विजदान था। बहरहाल वो मातमगरी से बिल्कुल सही जानिब इशारा कर रही थी। इसकी ज़िंदगी ने वफा न की, वरना मैं इसी रात इस राज तक पहुँच जाता जब शेख लतीफ़ की छत पर हमने मोर्चा लगाया था। साईं ने 5 तोला सोने के ज़ेवरात और 600 रुपये नकदी की खुर्द बुर्द का भी इकबाल कर लिया। मैंने माले मसरूका बरामद करके बदनसीब सलीम के हवाले कर दिया। बुशरा तो उसके काबू से बहुत दूर चली गई थी, उसे वापस नहीं लाया जा सकता था, लिहाजा मैंने सलीम को डांट फिटकार के बाद आज़ाद कर दिया। वो अगर हवालात में रहता तो बुशरा की तहजीज़ व तकफीन कौन करता। शैतान कोई एक ज़ात एक शख्सियत नहीं, ये बदी की अलामत है और ये इतना ज़्यादा साहिब औलाद है कि हर गली कूचे में इसकी नस्ल गर्दिश में है। ये इब्ने शैतान बाज़ औक़ात साईं जैसे चाली पीर का रूप धार लेता है और सादा लो अहमक अफराद को अपने चुंगल में फांस कर शैतानियत का बाजार गर्म करता है। काश हमारे कानून की किताबों में साईं जैसे माशरती नासूरों के लिए भी कोई एक्ट दर्ज होता, ताकि इनकी मुजरिमाना सरगर्मियों से पहले ही इनकी सरकूबी मुमकिन हो सकती। काश, एक काश।